हेलो एवरीवन। सीए फाइनल ऑडिट की ये जो अमेंडमेंट क्लास आप देख रहे हो, ये कुछ 1 आवर मतलब 1.5 घंटे की अमेंडमेंट्स है, 1.5 आवर्स की अमेंडमेंट है। इट कंटेन्स ऑल द अमेंडमेंट्स ऑफ 5 चैप्टर्स। मैं एक एक बता देता हूँ। नंबर 1 एसए 450, इट वाज एडेड न्यू इन द फाइनल सिलेबस। चैप्टर नंबर 3 वो पूरा है। फिर नंबर 2 चैप्टर 8 एसए 800, 805, 810 में कुछ कुछ लैंग्वेज मॉडिफिकेशंस और छोटे छोटे अमेंडमेंट्स थे, वो पूरे इंक्लूडेड हैं। नंबर 3 बैंक ऑडिट चैप्टर नंबर 14, ठीक है। बैंक ऑडिट में जो जो एसएलआर के चेंजेस हुए थे और कुछ एक्स्ट्रा अमेंडमेंट्स थे वो हैं। अगेन नंबर 4 चैप्टर 14 में ही एनबीएफसी ऑडिट में भी कुछ चेंजेस अमेंडमेंट्स हैं जिसको लेके बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स लोग में दिक्कत थी, वो भी पूरा है विद इलस्ट्रेशन है। बैंक ऑडिट और एनबीएफसी ऑडिट के जो अमेंडमेंट्स हैं पूरे इलस्ट्रेशन के साथ मैंने कराए हैं और नोट्स भी है, सारे के नोट्स ही हैं। एंड नंबर 5 एथिक्स, प्रोफेशनल एथिक्स में कुछ छोटे छोटे अमेंडमेंट्स हैं, वो मैंने इंक्लूड कर दिए हैं। नाउ ऑल दीज अमेंडमेंट्स एंड देयर नोट्स का लिंक इज गिवन इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन। आप नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो और अमेंडमेंट क्लास को देख सकते हो। 1.5 घंटे की है। आने वाले समय में एक ऐसा चैप्टर है, 2 ऐसे चैप्टर हैं जिनमें बड़े अमेंडमेंट्स आने की गुंजाइश है, तो जब वो अमेंडमेंट्स आएंगे डेफिनेटली मैं कराऊंगा। एक आ सकता है चैप्टर नंबर 1 में। चैप्टर नंबर 1 में SQC 1 हट जाएगा, उसके बदले SQM आ जाएगा, ठीक है। देयर आर 2 SQMs, तो वो आ जाएंगे जिनका कंटेंट 90% सेम है पर थोड़ा सा अलग है, लैंग्वेज वर्डिंग्स डिफरेंट होते हैं। क्वालिटी कंट्रोल के बदले आप क्वालिटी मैनेजमेंट बोलोगे, तो ये एक आना है। अगर ICAI ये लॉन्च कर दे अमेंडमेंट फॉर एप्लीकेबल फॉर एग्जाम, तो ये पढ़ेंगे हम लोग। और दूसरा अमेंडमेंट चैप्टर 19 प्रोफेशनल एथिक्स में सर हर बार थोड़े मोड़े अमेंडमेंट्स आते रहते हैं। एथिक्स को लेके ICAI कुछ ना कुछ करते रहता है, जैसे एडवर्टाइजमेंट गाइडलाइंस को रिलैक्स कर देना, ये वो वगैरह चलते रहता है। तो एथिक्स में भी जो जो अमेंडमेंट जब जब आएंगे मैं आपको इन्फॉर्म करते रहूंगा। तो फिलहाल के लिए ये अमेंडमेंट्स है, दिस इज टोटली अप टू डेट एंड ऑल दीज अमेंडमेंट्स आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन माई बैचेस। मेरी जो नई बैचेस अभी रोल आउट हुई हैं, रेगुलर बैच और फिर जो एग्जाम बैच है, उसमें ऑलरेडी अमेंडमेंट शामिल हैं। और भी अमेंडमेंट्स आते जाएंगे तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करते रहूंगा। होप यू लाइक दिस अमेंडमेंट। नोट्स आर इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन। Today I am going to conduct CA final audit amendment classes for January exam. In this 1 week period, almost all the 5 amendment classes will come on my channel. This is the first amendment. There are 5 amendments. First is a new standard SA 450 has been added into chapter 3, that amendment. I had taught it earlier, but I will again teach it from my new notes. Okay, the notes will be attached in the video description. Second amendment is in chapter number 8, SA 800 series. Third, bank audit. Fourth, NBFC audit. And fifth one is in professional ethics. That's a smaller amendment. So, शुरू करते हैं। SA 450 ये रहे। You can see these notes. Okay, these are 2 pages notes, completely well crafted and designed, and this is whole 450. ये amendment नहीं, ये complete 450 as a standard was added in the syllabus. तो ये I am going to discuss with all of you. ठीक है, let's start. SA 450. सबसे पहले आई विल टेल यू पीपल कमिट अ मिस्टेक, दे ओनली टॉक अबाउट वन पार्ट ऑफ 450 एंड व्हाट अबाउट द अदर पार्ट। सो देयर आर 2 पार्ट्स। नंबर 1 आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट एंड नंबर 2 अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट। ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं, ध्यान से, ठीक है। जब आप ऑडिट करते हो, मतलब एज एंड व्हेन आई स्टार्ट परफॉर्मिंग माई ऑडिट प्रोसीजर्स, आई ऑब्टेन एविडेंस, आई मे कम अक्रॉस सम मिस स्टेटमेंट्स। सो उसको बोलते हैं आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट। सपोज एक बार जस्ट इमेजिनेशन पर्पस के लिए सोचो, ये मिस स्टेटमेंट है, आई आइडेंटिफाइड दिस मिस स्टेटमेंट। अब जैसे ही मैं मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करूंगा, व्हाट विल बी माई इनिशियल रिएक्शन, कि मैं जो रिस्क सोच के निकला था, आई मस्ट हैव डन सम रिस्क असेसमेंट, रोमम असेसमेंट, कि रोमम इज हाई, मीडियम और लो, आई मस्ट हैव डन सम असेसमेंट। तो जैसे मिस स्टेटमेंट्स आएगा, आई विल रीडू रिवाइज माई रिस्क असेसमेंट, कि जो रिस्क मैंने सोचा था उसी के रेंज में है, कि उससे ज़्यादा है, कि उससे कम है। सो इट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन माई रिस्क असेसमेंट। और सर अगर रोमम असेसमेंट पे असर पड़ा, मतलब रिस्क रिवाइज करने की नौबत आ गई हाई मीडियम लो में, तो उसका असर मेरे फैप पे पड़ेगा, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। तो पहला टॉपिक जो है वो ये है कि वेन एवर यू आइडेंटिफाई मिस स्टेटमेंट्स, इट हैज़ एन इफेक्ट ऑन योर ऑडिट। आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट्स का असर मेरे रिपोर्ट पे नहीं पड़ता, किस पे पड़ता है सर? ऑन माय ऑडिट प्रोसीजर्स, माय फैप, माय रैप फैप, तो रैप पे असर पड़ता है, फैप पे असर, वैसा। सर देयर इज वन मोर थिंग, सेकंड UCMS, इसको बोलते हैं अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट, UCMS।
ये क्या होता है? अब जैसे जैसे ऑडिट विल प्रोग्रेस, मुझे मिस स्टेटमेंट्स मिलेंगे, वी विल एक्यूमुलेट ऑल दोज मिस स्टेटमेंट्स एंड आस्क द क्लाइंट टू एडजस्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये प्रॉपर भाषा है। अगर सिंपल बोलना है तो ये बोलो कि सर जितने भी मिस स्टेटमेंट्स से इकट्ठा करो, क्लाइंट को दो और बोलो रेक्टिफाई करेगा। अगर वो रेक्टिफाई कर देता है तो इट इज़ करेक्टेड मिस स्टेटमेंट। करेक्टेड मतलब ठीक कर दिया, तो इट इज़ नो लॉन्गर अ मिस स्टेटमेंट, माई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर क्लीन। ओके, बट समटाइम्स इट सो हैपन्स कि कुछ मिस स्टेटमेंट्स के लिए क्लाइंट ने हाँ बोल दिया और कुछ के लिए ना बोल दिया, तो जो नहीं किया उन्होंने रेक्टिफाई, उसको बोलते हैं अनकरेक्टेड, UCMS, अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स। नाउ माइंड इट, मेरे नज़रों में एज अ CA वो मिस स्टेटमेंट है, पर मेरा क्लाइंट बोल रहा हम तो ठीक नहीं करेंगे क्योंकि उनके हिसाब से मिस स्टेटमेंट नहीं है। ऐसा कब होता है? वो मैं आऊँगा नीचे। तो अगर मुझे दिख रहा है कि यार ये मिस स्टेटमेंट है पर ये लोग ठीक नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स माई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटीरियली मिसस्टेटेड। इसका मतलब मेरे FS में MMS है, तो इट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन माई ऑडिट ओपिनियन ऑल्सो। तो पहले मुझे ये देखना है कि जो अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स है वो कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तुलना में उनकी वैल्यू, उनका मैग्नीट्यूड कितना है। उसके लिए ना हम लोग एक सेपरेट मटेरियलिटी कैलकुलेट करते हैं जिसको बोला जाता है CTT, क्लियरली ट्रिवियल थ्रेशोल्ड। क्लियरली ट्रिवियल थ्रेशोल्ड, ICI भी इसको रिकग्नाइज करता है, ठीक है। तो क्लियरली ट्रिवियल थ्रेशोल्ड मतलब क्लियरली ट्रिवियल मतलब एकदम ही तुच्छ है। तो अगर सर वो UCMS का जो अमाउंट है वो CTT के आसपास है, तब फिर हम उसको इग्नोर कर देंगे। हम बोलेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई बड़ा MMS कुछ नहीं है, वी विल गिव अ क्लीन ओपिनियन, मतलब अनमॉडिफाइड ओपिनियन। ओके, सो ये देखो यहाँ क्या लिखा है, द इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स ऑन दी FS। FS मतलब क्या उसकी वजह से FS में MMS आ रहा है कि नहीं, एंड अकॉर्डिंगली FS पे असर होने का मतलब है मेरे ओपिनियन पे फर्क पड़ेगा। भूलना नहीं, व्हेन वी स्टार्ट आवर ऑडिट SA 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, तो जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव होता है वो यही होता है, to obtain a reasonable assurance that the FS is free from MMS whether due to fraud or error। तो अगर मुझे लग रहा है कि UCMS MMS के बराबर है इन दी FS, तब तो सर मेरे ओपिनियन पे फ़र्क पड़ेगा। दैट मीन्स मैं अपना ऑब्जेक्टिव, जिस ऑब्जेक्टिव और रीजनेबल एश्योरेंस से निकला था वो पूरा नहीं हुआ। तो एज आई वाज सेइंग कि जनरली क्या होता है, पीपल ओनली टॉक अबाउट द वन पार्ट, व्हाट अबाउट द अदर पार्ट। सो दो चीज़ें हैं इसमें और दोनों का असर हम लोग को दिखेगा इसके 7 स्टेप्स पे। नाउ सबसे पहले UCMS का डेफिनेशन, दैट आई टोल्ड यू, मिस स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट एंड गिवन टू द क्लाइंट फॉर करेक्शन बट द क्लाइंट रिफ्यूज टू करेक्ट इट, दैट्स कॉल्ड अनकरेक्टेड। डेफिनेशन ऑफ मिस स्टेटमेंट, ये लंबी सी लाइन है, इसको मैंने एक छोटे से इक्वेशन में कन्वर्ट किया है। मिस स्टेटमेंट 4 तरह के होते हैं, ACPD, अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर। अमाउंट का मिस स्टेटमेंट एवरीबडी नोज। व्हाट इज क्लासिफिकेशन का मिस स्टेटमेंट? अगर आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू या रेवेन्यू को कैपिटल बना दिया तो ये रॉन्ग क्लासिफिकेशन है, इससे भी तो MMS होता है। प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन इज नॉट एज पर दी FRF, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, जैसे शेड्यूल 3 AS इंडेस, उसके हिसाब से नहीं है। तो रॉन्ग प्रेजेंटेशन जो होता है सर वो भी मिस स्टेटमेंट है, बिकॉज इट गिव्स यू अ मिसलीडिंग पिक्चर। डिस्क्लोजर, D, डिस्क्लोजर मतलब एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर है जो नोट्स में देना चाहिए था जो आप लोगों ने नहीं दिया, तो वो भी मिस स्टेटमेंट। तो मिस स्टेटमेंट 4 टाइप के होते हैं, ACPD, अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर। नाउ डिफाइन अ मिस स्टेटमेंट सर, सिंपल, रिपोर्टेड ACPD माइनस रिक्वायर्ड ACPD। रिपोर्टेड ACPD का मतलब है जो आपने दिखाया है माइनस जो आपको एज पर FRF दिखाना चाहिए था, रिक्वायर्ड एज पर FRF एंड रिपोर्टेड इन योर एक्चुअल FS। तो इनमें जो डिफरेंस है इसी को बोला जाता है सर मिस स्टेटमेंट, दैट्स द डेफिनेशन ऑफ मिस स्टेटमेंट। नाउ ऐसे 450 नाम ऊपर पढ़ना, इवैल्यूएशन ऑफ मिस स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट। इवन 450 सबसे पहले आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट्स की बात करता है कि जैसे जैसे मिस स्टेटमेंट मिलेगा मेरे दिल की धड़कनें तेज़ होगी, मुझे लगेगा कि रिस्क ज़्यादा है, ठीक है, रिस्क जो मैंने सोच के चला था क्लाइंट में उससे ज़्यादा है, तो मुझे और ज़्यादा अपना स्ट्रैटेजी चेंज करना पड़ेगा, प्लान चेंज करना पड़ेगा, फैप करना पड़ेगा, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स, ठीक है। तो इवन द नेम ऑफ द स्टैंडर्ड इट सेल्फ एम्फोसाइजेज अपॉन आइडेंटिफाइड, दैट इज़ वाई यू विल फाइंड कि जब हम लोग ये 7 स्टेप्स पढ़ेंगे ना, ये 7 स्टेप्स आपको जो दिख रहे हैं नीचे लिखे हुए हैं, तो शुरू के 2 स्टेप्स में ना आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट का जिक्र है कि हाउ it will affect my audit strategy, my plan, even it may cause me to revise my materiality। लेकिन सर
जब आप बाद के 5 स्टेप्स पढ़ोगे ना तो वहाँ पे अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स के टुवर्ड्स जाएंगे कि क्लाइंट को दे दो, ठीक करेगा, नहीं करेगा तो TCWG को बोलेंगे, वो नहीं तो फिर धमकी देंगे एंड ऑल दैट बुलशिट स्टार्ट्स। तो ये लास्ट का 5 पार्ट इज अबाउट UCMS। शुरू का 2 पार्ट्स इज अबाउट आइडेंटिफाइड MS का इफेक्ट ऑन द स्ट्रैटेजी एंड प्लान। नीचे आते हैं। अच्छा, स्टेप 1 एक्यूमुलेशन। इसमें ना CTT का जिक्र है। CTT एक मटेरियलिटी होती है। ICAI ने 4 तरह की मटेरियलिटी निकाल रखी है। ICAI का एक बुक होता है ऑडिट वर्क पेपर, मेरे पास अगर हुआ तो मैं दिखा दूंगा तुम लोग को। ये देखो, ये देखो, ये ICAI की किताब है, नाम देख लो, ICAI की साइट में मिल जाएगा, ऑडिट वर्किंग पेपर टेम्पलेट्स। मटेरियलिटी के ऊपर ICAI ने बोला 4 मटेरियलिटी, ओम ओवरऑल मटेरियलिटी, PM प्लानिंग मटेरियलिटी, फिर PM परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, और फिर लास्ट में ये CTT क्लियरली ट्रिवियल थ्रेशोल्ड। तो खुद ICAI किताब में। ओके, क्लियरली ट्रिवियल का मतलब इमटेरियल नहीं होता। जैसे हमने बोला कि मटीरियलिटी है 1 करोड़, तो मटेरियल में स्टेटमेंट 1 करोड़, तो 1 करोड़ के जस्ट नीचे है उसको आप ट्रिवियल नहीं बोलते, उसको बोलते हैं नॉट मटीरियल। ट्रिवियल मतलब होता है एकदम तुच्छ। When you say the word trivial, it is whole lot lower in magnitude than not material. तो जस्ट बिकॉज कि कोई मटेरियल नहीं तो वो नॉट मटेरियल, वो ट्रिवियल हो गया, ऐसा नहीं है। ट्रिवियल मतलब एकदम ही कम, वो नॉट मटेरियल से बहुत ही कम है। ठीक है, जस्ट टू गिव यू सम आइडिया, मैं नंबर्स बोल रहा हूँ। लेट्स से कि क्लाइंट का ऑडिट हम लोग कर रहे हैं, हमने मटेरियलिटी कैलकुलेट की है M1 CR और 1 CR, और परफॉर्मेंस मटेरियलिटी हमने कैलकुलेट की है 75 lakhs, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी 75 lakhs। तो CTT आपको उदाहरण के तौर पे बोल रहा हूँ, उस क्लाइंट का CTT जो आएगा ना वो 4-5 लाख रुपए का आएगा मुश्किल से, 4 to 5 लाख, मतलब सच अ लो फिगर। दैट्स कॉल्ड क्लियरली ट्रिवियल मिस स्टेटमेंट। ओके, नाउ कम टू दिस। तो स्टेप नंबर 1 में ये कहानी स्टार्ट हो गई। स्टेप नंबर 1 का जो मेन जुमला है वो है CTT। बोला स्टेप नंबर 1 क्या, एक्यूमुलेट करो। ऑडिट टीम में 4-5 लोग हैं, सब ऑडिट करें, सबको थोड़े थोड़े मिस स्टेटमेंट्स मिल रहे, सब जमा करो, एक्यूमुलेट करो। Accumulate all the misstatements other than those that are clearly trivial। मतलब जो एकदम क्लियरली ट्रिवियल है, छोटे मोटे मिस्टेक है, 500 1000 इस सब का, ये जमा करने की जरूरत नहीं है, इसको आप इग्नोर कर सकते हो। अब इन्होंने बोला कि व्हाट इज क्लियरली ट्रिवियल। इसमें यही बताया कि क्लियरली ट्रिवियल का मतलब एकदम ही छोटा फिगर। उसको आप ये मत सोचो कि मटेरियलिटी जो नहीं है बस थोड़ा सा नीचे है, वैसा नहीं, बोला एकदम ही छोटा। डोंट थिंक clearly trivial is equal to not material. Sir, it is much lesser than not material. That is clearly trivial. ठीक है, you're getting my point? अब नीचे मिस स्टेटमेंट्स 3 प्रकार के होते हैं। ये हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है, ये इसलिए पढ़ाया जा रहा है, ये ICAI ने डाला है अपनी किताब में, ये इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि आपको पता चले कि क्लाइंट कब हाँ बोलेगा कब ना बोलेगा। पहला मिस स्टेटमेंट होता है फैक्चुअल मिस स्टेटमेंट, कि मुंह पे दिख रहा है मिस स्टेटमेंट है, अमाउंट का मिस स्टेटमेंट है, बैंक अकाउंट में ये फिगर है और डॉक्यूमेंट पे ये फिगर है, दैट्स अ क्लियर कट मिस स्टेटमेंट। इसमें क्लाइंट आपसे बहस नहीं कर पाएगा, वो रेक्टिफाई कर देगा, द क्लाइंट विल करेक्ट इट। सेकंड, इसमें भयंकर भरपूर बहस होगी। जजमेंटल मिस स्टेटमेंट का मतलब होता है मैनेजमेंट के जजमेंट कहाँ लगते हैं, APAE अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग एस्टिमेट, 2 चीज़ में लगते हैं मैनेजमेंट के जोरदार जजमेंट, अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। तो आपको उनके सेलेक्ट किए हुए पॉलिसीज़ या उनके बनाए हुए एस्टिमेट्स एकदम भी सही नहीं लग रहे हैं। यहाँ पर यू आर बेसिकली क्वेश्चनिंग द मैनेजमेंट जजमेंट। ऑब्वियसली आई एम अ CA, सो आई अंडरस्टैंड कि भाई रीज़न होगा इसके पीछे कि वाई आई थिंक दैट उनका निकाला हुआ जो APAE है वो सही नहीं है, तो आई डोंट अग्री विद देयर जजमेंट। यहाँ लड़ाई हो सकती है बिकॉज उनका अपना एक जजमेंट है, मेरा अपना एक जजमेंट है। माई जजमेंट इज अनबायस्ड एंड ऑब्जेक्टिव, ठीक है, बट देयर जजमेंट इज कलर्ड विद देयर इंटेंशन टू मैनिपुलेट FS, डोंट फॉरगेट दैट। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जिस तरह की रिपोर्टिंग दिखाना चाहते हैं उनका जजमेंट भी उसी तरह बायस्ड होगा। तो मैनेजमेंट कोई इनोसेंट नहीं है, तो मैनेजमेंट के जजमेंट वाले में स्टेटमेंट में बहस होगी। हम बोलेंगे ये पॉलिसी करो, बोलेंगे नहीं करेंगे, हमारे हिसाब से सही है। हम बोलेंगे आपके एस्टिमेट्स भी इस तरह के हैं जो प्रॉफिट को पुश कर रहे हैं, तो वो उस पर बहस करेंगे। इसको वो लोग ठीक करने से मना करेंगे जल्दी से। ओके, ये सर 2 चीज़ों में पाया जाता है APAE। ये है सर प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट, इसकी डिटेल में चर्चा होती है 530 में, सैम्पलिंग में मैंने कराया भी था, मैं फिर बोल देता हूँ बस, ठीक है। जैसे आप सैम्पल में मिस स्टेटमेंट्स आपको मिले, उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, सैम्पल के मिस स्टेटमेंट्स के एनालिसिस से आपको पता चलता है कि पॉपुलेशन में कहाँ का मिस स्टेटमेंट हो सकता है और उसको आप ढूंढते हो, दैट्स कॉल्ड प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट।
on the basis of the analysis of the sample misstatements, I figure out कि population में कहाँ कहाँ misstatement होगा, and we find it out. That's called projected misstatement, जो हम ढूंढ के निकालते हैं बैठ के population में से based on sample. यहाँ पर भी आपको actual misstatement ढूंढना पड़ता है, तो यहाँ बहस के chances कम है. Now, step number 2, खतरनाक. जैसे जैसे ऑडिट बढ़ रहा है, मिसस्टेटमेंट्स मिल रहे हैं, धड़कनें तेज हो रही हैं. इस आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट का असर पड़ेगा मेरे ऑडिट स्ट्रैटेजी पर और ऑडिट प्लान पर. ठीक है, इट विल कॉज मी, अगर मेरे उम्मीद से ज़्यादा मिसस्टेटमेंट से रिस्क ज़्यादा है तो मुझे अपना स्ट्रैटेजी और प्लान तो चेंज करना ही पड़ेगा. स्पेशल फोकस शुड बी गिवन टू द नेचर ऑफ मिसस्टेटमेंट. सर, नेचर ऑफ मिसस्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? स्पेशल फोकस शुड बी गिवन टू नेचर ऑफ मिसस्टेटमेंट, कि वो फ्रॉड लग रहा है कि एरर. एरर है तो कोई नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. फ्रॉड है तो सर दिक्कत है, मतलब और भी 50 जगह इन्होंने फ्रॉड का तड़का लगाया होगा. सो कंसिडर फर्स्ट नेचर ऑफ द मिसस्टेटमेंट, कि वो किस वजह से लग रहा है, वो देख के समझ में आता है फ्रॉड है कि एरर है. एंड नंबर 2, द सर्कमस्टांसेस ऑफ देयर ऑकरेंस, कि किन हालातों में वो हो रहा है. मतलब एग्जाम्पल के तौर पे मैं देख रहा हूँ कि ये जो मिस स्टेटमेंट है ये मुझे थोड़ा इंटेंशनल लग रहा है, और इसका जो इम्पैक्ट है प्रॉफिट पे, वो प्रॉफिट को इन्फ्लेट कर रहा है, बढ़ा रहा है. एंड साइमल्टेनियसली इट इज़ माई नॉलेज, इट केम टू मी दैट मैनेजमेंट इज सीकिंग फंडिंग फ्रॉम अ पोटेंशियल इक्विटी इन्वेस्टर. सो उसको ये लोग बढ़ा के दिखाना चाहते हैं. सर, मैच हो गया. नेचर ऑफ द मिस स्टेटमेंट एंड सर्कमस्टांसेस, कि इनको फंडिंग चाहिए तो प्रॉफिट बढ़ा के दिखाना है. मैच हो गया. तो इन दोनों को आपको ऐसे थोड़ा रिलेट करना है, नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट एंड सर्कमस्टांस ऑफ ऑकरेंस. इस पे आपको एम्फोसिस मार के देखना है कि हाउ मच इज द रिस्क असेसमेंट नाउ एंड डू आई नीड टू चेंज माई स्ट्रैटेजी और प्लान. ऐसा भी हो सकता है कि जितने जितने मिस स्टेटमेंट्स आपको मिल रहे हैं, जमा करते 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 दे आर अप्रोचिंग मटेरियलिटी. Summation of misstatements is approaching materiality, मतलब it is becoming MMS. ठीक है, जितने मिसस्टेटमेंट्स बढ़ते जा रहे हैं उतनी धड़कन बढ़ती जा रही है. टोटल करने पे इट इज़ बिकमिंग MMS. फ्रॉम सारे MS को ऐड करते जाओ, MS1, MS2, MS3, MS4. देख रहा हूँ धीरे धीरे वो 1 करोड़ जा रहा है, मतलब मटेरियलिटी को टच कर रहा है. ओके, अगर अच्छा ये वाली कुछ एक एक्स्ट्रा बात है जिसका कनेक्शन SA 530 से. इसका कनेक्शन किससे सर? SA 530. ये क्या होता है? ये अलग चीज़ है, थोड़ा ध्यान से. अगर मैं एक सैम्पल ऑडिट कर रहा हूँ और सैम्पल में मुझे बहुत ज़्यादा मिसस्टेटमेंट्स मिल रहे हैं विच मेक्स मी लाइक आई एम फोर्स्ड टू थिंक कि मे बी वी कैन गो फॉर पॉपुलेशन टेस्टिंग बिकॉज टू मच ऑफ मिसस्टेटमेंट्स. तो आई एम नॉट गोइंग टू डू पॉपुलेशन टेस्टिंग माई सेल्फ. आई विल आस्क द मैनेजमेंट कि आप अपने आदमी लगाओ, सारे आइटम्स को इवेलुएट करो, एग्जामिन करो और मेरे सुपरविजन में करो, ताकि मैं सारे MMS देख लूँ पॉपुलेशन के अंदर से. ये 530 में एक पॉसिबिलिटी है जो लिखी हुई है 530 में. इफ़ एट द ऑडिटर्स रिक्वेस्ट मैनेजमेंट हैज़, मेरे बोलने पे मैनेजमेंट ने करवाया है चेक और जितने गलतियां मिली उसको ठीक किया, तो मैं एक बार एग्जामिन करूंगा. आई विल परफॉर्म एडिशनल प्रोसीजर्स ऑन व्हाट मैनेजमेंट हैज डन, हाउ मेनी मिसस्टेटमेंट्स दे हैव फाउंड, हाउ मेनी दे हैव करेक्टेड. तो आई विल चेक दैट. तो ये 530 का है. ओके, अब यहाँ से कहानी जो है वो ट्विस्ट लेती है टुवर्ड्स अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट, कि हम लोग सारा मिसस्टेटमेंट जमा करेंगे टाइमली बेसिस पे. मतलब ये नहीं कि सीधा एंड में जाके क्लाइंट को बताएंगे, टाइमली बेसिस पे मैनेजमेंट को बताते रहेंगे एक्यूमुलेट करके और रिक्वेस्ट करते रहेंगे कि प्लीज़ आप इसको करेक्ट कर दो. कम्युनिकेट ऑन अ टाइमली बेसिस ऑल मिसस्टेटमेंट्स टू एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट. रिक्वेस्ट देम कि वो उसको करेक्ट कर दें. ठीक है, अगर वो मना करें करेक्ट करने से, हमेशा याद रखना स्टैंडर्ड्स में जब भी मैनेजमेंट कोई चीज़ के लिए मना करती है तो फर्स्ट रिएक्शन होता है रीज़न. मैं उनसे रीज़न पूछूंगा, सर व्हाट इज़ द रीज़न, एंड देन आई विल इवैल्यूएट कि मेरा ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ कि नहीं. मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था? वेदर द FS इज फ्री फ्रॉम, whether the MMS is free, whether the FS is free from MMS or not. तो रीज़न पूछूंगा और फिर फाइनली इवेलुएट करूंगा कि FS पे इसका असर क्या हो रहा है. ठीक है, अब ये रहा इवेलुएटिंग द इफेक्ट. अब फाइनली डिटेल में चर्चा कि ये रहे फाइनली मेरे पास UCMS की लिस्ट. व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द FS, लेट मी इवेलुएट. तो बोलता है कंपेयर इट विद मटेरियलिटी.
for all the misstatements UCMS to become MMS, अगर सारे अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स जोड़ जाड़ के अगर वो MMS बन रहे हैं तब तो डेफिनेटली FS के अंदर MMS यार मुझे मॉडिफाइड ओपिनियन देना पड़ेगा. तो आई हैव टू सी दैट कि क्या सारे UCMS मिला के MMS हो रहे हैं. तो MMS का M क्या होता है? मटेरियलिटी. तो मैं मटेरियलिटी चेक करूंगा अंडर 320 कि इन द लाइट ऑफ द सो मेनी मिस स्टेटमेंट्स एंड रिस्क डू आई नीड टू चेंज माई मटेरियलिटी एंड लोअर इट डाउन. तो आपको अपना मटेरियलिटी रीअसेस करने की नौबत आएगी. अगेन इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि तुम मिस स्टेटमेंट्स को एनालाइज करो, द नेचर ऑफ द मिस स्टेटमेंट एंड सर्कमस्टांस ऑफ देयर ऑकरेंस. उससे आपको समझ में आएगा कि ये UCMS किस बड़े MMS का इंडिकेटर है या नहीं है. नंबर 2, मुझे एक बार ना प्रायर पीरियड में भी कुछ UCMS थे उनका भी इफेक्ट देख लेना चाहिए. ठीक है, प्रायर पीरियड में भी मैं पिछले साल भी ऑडिटर था तो प्रायर पीरियड की भी UCMS पड़े हुए हैं, उनका क्या असर पड़ रहा है. तो ये जो कंबाइंड एनालिसिस है इससे मुझे पता चलेगा वेदर द टोटल UCMS इज अप्रोचिंग मटेरियलिटी और नॉट. अब फाइनली आई विल गो टू TCWG, उनको बोलूँगा सर आप लोग ठीक कराओ, और उनको एक धमकी भी दे दूंगा, सॉफ्ट धमकी, कि नहीं तो देखो मेरा ओपिनियन ऐसा होगा इन माई ऑडिट रिपोर्ट. देन उनको भी रिक्वेस्ट करूंगा ठीक करवा दो. उनको प्रायर पीरियड की UCMS भी दे दूंगा ठीक करवाने के लिए, TCWG को बोल देंगे. लास्टली आई विल, अगर ठीक नहीं हुआ आई विल ऑब्टेन अ रिटन रिप्रेजेंटेशन कि हाउ इन देयर ओपिनियन द एग्रीगेट UCMS और द इंडिविजुअल UCMS इज नॉट मटेरियल. उनसे लिखवा के लो और लिस्ट ऑफ UCMS रिटन रिप्रेजेंटेशन के साथ अटैच करो. ये ऐसे 580 में भी लिखा हुआ है कि हम लोग जो WR लिखवा के लेते हैं ना उसमें लिस्ट ऑफ UCMS अटैच करवाते हैं, और मैनेजमेंट लिख के भी देता है दैट दे बिलीव दैट द इफेक्ट ऑफ UCMS इज नॉट मटेरियल. फाइनली आई हैव टू डॉक्यूमेंट इट. आई विल डॉक्यूमेंट 3 थिंग्स. फर्स्ट आई विल डॉक्यूमेंट CTT कि मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से, मेरे जजमेंट के हिसाब से क्लियरली ट्रिवियल थ्रेशोल्ड कितना है. नंबर 2, लिस्ट ऑफ ऑल द मिस स्टेटमेंट्स दैट वी आइडेंटिफाइड, how much of it is corrected and how much is uncorrected. ठीक है. एंड नंबर 3, फाइनली एज पर माई ओपिनियन मेरा कंक्लूजन क्या है, वेदर UCMS इज मटीरियल इंडिविजुअली और एग्रीगेट और नॉट. मैं कैसे उस नतीजे पे पहुंचाऊं कि मुझे UCMS को इग्नोर करना है या UCMS को कंसिडर करते हुए मॉडिफाइड ओपिनियन देना है. सो हाउ आई हैव अराइव्ड एट द कंक्लूजन वेदर UCMS इज मटीरियल और नॉट. ठीक है. सो सर दिस वाज the first amendment in the range SA 450. Okay. Second amendment जो आने वाला है that is मतलब good amendment again SA 800 series. Now देखो 800 series में जो amendments आए ना उससे स्टैंडर्ड के बीच बीच में थोड़े थोड़े चेंजेस हुए हैं. ओके, बाकी मोर और लेस वो वही है. इट हैज़ मेड इट मोर एलैबोरेटिव, तो आई विल वर्क अपॉन दैट. ठीक है. आज मैं आप लोगों के साथ ऐसे 800 सीरीज में जो भी मॉडिफिकेशंस आए वो डिस्कस करने जा रहा हूँ. दीज आर नॉट अमेंडमेंट्स, दीज आर लैंग्वेज मॉडिफिकेशंस. अभी मैं शो कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 8 स्पेशलाइज्ड एरियाज. लुक एट दिस प्लीज. इनमें से ना कुछ 2-3 ही हैं जिसको हम बोल सकते हैं कि अच्छे अमेंडमेंट है, कि हाँ भाई ये नया चीज़ सीखने को मिला, मज़ा आया. बाद बाकी सब थोड़ा सा बस लैंग्वेज मॉडिफिकेशन है, तो नथिंग हाई फाई देयर. Before getting into the amendment part, I will recall a little bit of these 3 standards with all of you. सबसे पहले मेरे सामने 800 का मूल मंत्र याद रखना, SPFS. क्या बोला मैंने? SPFS, फुल फॉर्म स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. मतलब कंपनी FS बना रही है बट एक दूसरे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क से, नॉट विद द जनरल फ्रेमवर्क. जनरल फ्रेमवर्क वो होता है विच मीट्स द इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ अ वाइड वेराइटी ऑफ यूजर्स who need some common information, that is GPFRF. SPFRF मतलब स्पेशल फ्रेमवर्क, जो एक स्पेशल यूजर को अपने हिसाब से इंफॉर्मेशन चाहिए तो कंपनी उनके हिसाब से कुछ FS बनाकर दे रही है. जैसे फॉर एग्जांपल बैंक से लोन चाहिए तो बैंक वाले ने बोला कि अक्रूवल बेसिस पर नहीं, कैश बेसिस पे आप अकाउंटिंग करके पूरी FS बनाकर दीजिए. या फिर कंपनी का अमेलगमेशन हो रहा है तो जो अक्वायरर कंपनी है उन्होंने बोला कि आप अपने पूरे बैलेंस शीट के सारे एसेट्स लायबिलिटीज को फेयर वैल्यू पे दिखाइए, नॉट एट हिस्टोरिकल कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन बट एट फेयर वैल्यू. फिर पूरा अलग से बना के दिखाओ, इस तरह का कुछ. अक्सर क्या होगा स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क में तुमको पता चलेगा कि जो एग्जाम्पल्स रहते हैं ICAI की उसमें ऐसा रहता है कि देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अमेलगमेशन बिटवीन द कंपनी एंड द अक्वायरर
acquirer company, and based on the provisions of the contract there is some special framework which has to be followed. तो हम लोग जब रिपोर्ट बनाते हैं तो हम जिक्र भी करते हैं कि ये स्पेशल फ्रेमवर्क के हिसाब से बना है जो कि डिस्क्राइब्ड है इन द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट गिवन इन द नोट्स. मतलब यहाँ पर भी जो नोट्स दिए जाते हैं स्पेशल फ्रेमवर्क वाले एफएस के जो नोट्स होते हैं उसमें भी वो पूरा स्पेशल फ्रेमवर्क डिस्क्राइब रहता है कि ऐसे ऐसे एसेट्स लायबिलिटी का वैल्यूएशन किया गया है या फिर कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो किया गया है. तो दिस इज स्पेशल फ्रेमवर्क. ओके, 805 अलग चीज है, ये है सिंगल एफएस और स्पेसिफिक एलिमेंट. या तो सिंगल एफएस. सर सिंगल एफएस का मतलब क्या होता है? सी देयर इज अ कंप्लीट सेट ऑफ एफएस, बैलेंस शीट, पीएल, कैश फ्लो, नोट्स, सोसी. और सिंगल एफएस मतलब कोई एक स्टेटमेंट है, मल्टीपल स्टेटमेंट्स नहीं है. टिपिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 5 स्टेटमेंट्स होते हैं ना, बैलेंस शीट, पीएल वगैरह ऐसे. इसमें एक ही स्टेटमेंट रहेगा या फिर एक स्टेटमेंट भी नहीं बल्कि एक स्पेसिफिक एलिमेंट रहेगा, जैसे सिर्फ ट्रेड रिसीवेबल कर दो या ट्रेड पेएबल कर दो, ऐसा कुछ. इसमें एक बहुत अच्छा आईसीआई का एग्जाम्पल भी है, आईबीएनआर का. इंश्योरेंस कंपनीज में क्या होता है ना कि इंश्योरेंस क्लेम का इंसिडेंस तो हो चुका है बट उसको अभी तक रिपोर्ट नहीं किया गया है. तो उसके लिए कंपनी क्या करती है ना, पहले से कुछ प्रोविजन बनाकर चलती है. तो आइदर इज सिंगल एफएस और सम स्पेसिफिक एलिमेंट. दैट मीन्स यू आर डूइंग ओनली अ पोर्शन ऑफ द एफएस, यू आर नॉट डूइंग कंप्लीट एफएस. नाउ इफ बाय चांस दैट सिंगल एफएस और स्पेसिफिक एलिमेंट इज प्रिपेयर्ड यूजिंग अ स्पेशल फ्रेमवर्क, तो वहां पे 805 भी अप्लाई होगा और 800 भी अप्लाई होगा. 810 क्या होता है? समरी एफएस. समरी एफएस बनाने की परंपरा लिस्टेड कंपनीज में है. लिस्टेड कंपनी में सेबी एलओडी रेगुलेशंस है, उसमें फ्रेमवर्क बताया हुआ है कि व्हाट इज द क्राइटेरिया यूजिंग विच समरी विल बी प्रिपेयर्ड. तो जो डिटेल्ड कंप्लीट एफएस होते हैं उनको बोलते हैं ऑडिटेड एफएस, उससे बनता है समरी एफएस अप्लाइंग द क्राइटेरिया. तो हम लोग को स्टैट ऑडिटर चेक करता है, बोलता है कि इट इज अ फेयर समरी, मैंने देख लिया एज पर द अप्लाइड क्राइटेरिया. तो थर्ड वाला है समरी एफएस. तो तीनों के नाम में एसएफएस से पर फर्क है. ऊपर वाला है स्पेशल पर्पस एफएस, सेकंड वाला है सिंगल एफएस और स्पेसिफिक एलिमेंट, और थर्ड वाला है समरी एफएस. अब इनमें जो चेंजेस है वो मैं आपको दिखा देता हूँ. जहाँ जहाँ हाईलाइटर दिख रहा है ना तुम लोगों को, मैं और हाईलाइट कर दूंगा डीप कलर से, ये देख लो. ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पर एक लैंग्वेज का चेंज हुआ और कुछ नहीं हुआ. एक एग्जाम्पल ऑफ स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क में था कैश रिसिट्स एंड डिसबर्समेंट्स मेथड, उसको इन्होंने सिंपल कर दिया कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग, तो विच इज इजी ओनली. नंबर 2, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफएस. मैं 800 पढ़ा रहा हूँ, 800 भी कंप्लीट एफएस है बट यूजिंग अ स्पेशल फ्रेमवर्क. तो बोला है कि इस पूरे स्टैंडर्ड में एफएस का मतलब है कंप्लीट सेट ऑफ एफएस प्रिपेयर्ड यूजिंग स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क इंक्लूडिंग नोट्स. इन नोट्स के अंदर जो भी इन्होंने स्पेशल अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो की है, ठीक है, वो पूरा डिस्क्राइब्ड रहेगा. ठीक है, अच्छा, व्हाट विल बी द कंटेंट्स ऑफ दिस एफएस. जरूरी नहीं है कि स्पेशल पर्पस एफएस का जो कंप्लीट सेट होगा उसमें भी 5 स्टेटमेंट होंगे, बैलेंस शीट, पीएल, कैश फ्लो, सोसी, नोट्स, ऐसा जरूरी नहीं है. हो सकता है वहाँ 4 हो. ठीक है, जैसे स्टेटमेंट चेंजेस इन इक्विटी नहीं हो, खाली वहाँ पे बैलेंस शीट हो, पीएल हो, कैश फ्लो हो और नोट्स हो. तो एग्जैक्ट कंटेंट्स क्या होगा ये तो आपस के बीच के जो अमेलगमेशन का केस है तो वो थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में बता देगा कि कितने स्टेटमेंट्स होने चाहिए. मटेरियलिटी, इसमें बहुत एक खूबसूरत बात लिखी हुई है. बोलता है मटेरियलिटी डिपेंड्स ऑन प्रोफेशनल जजमेंट दैट वी ऑल नो. और जो रोल एक नॉर्मल एफएस में, जनरल पर्पस एफएस में अकाउंटिंग पॉलिसी का होता है, यहाँ पे वैसा ही कुछ है. अकाउंटिंग पॉलिसी से अलग एक नई चीज है जिसका नाम है सिग्निफिकेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ये हुआ असली अमेंडमेंट. ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्पेशल पर्पस एफएस जो होते हैं ना वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होते हैं. जैसे अमेलगमेशन का कॉन्ट्रैक्ट है या बैंक लोन का कॉन्ट्रैक्ट है, उस पर रहता है, तो इट इज बेस्ड ऑन सम काइंड ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. और कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एफएस में ना ये बहुत जरूरी है कि क्लाइंट जो है, सपोज आई एम योर क्लाइंट, यू आर द चार्टर्ड अकाउंटेंट, सपोज सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्लाइंट किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई बातों को इंटरप्रिटेशन कर रहा है, उससे पूरा अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, रिजल्ट्स डिफरेंट हो जाएंगे, प्रॉफिट लॉस के फिगर डिफरेंट हो जाएंगे. कोई एग्जांपल दो, मैं एक एग्जांपल देता हूं. जैसे मान लो कि क्लाइंट ने लिख रखा था वहां पे कि देयर इज अ डिलीवरी डेट, अगर डिलीवरी नहीं होती तो पेनल्टी लगेगी. कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, हाउ मच पेनल्टी वो लिखा हुआ नहीं है. तो कंपनी ने अपने मन से ले लिया कि 2% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू शैल बी पेनल्टी. तो ये तो आपने मन से एक इंटरप्रिटेशन ले लिया जो जरूरी नहीं कि ऐसा होगा. या फिर सोचो लीज का केस है, वहां पर लिखा हुआ है कि 5 years बाद
द एसेट मे बी ट्रांसफर्ड टू द लेसी। इन्होंने मे बी को कर दिया विल बी, मतलब पक्का ट्रांसफर होगा। अनदर एग्जाम्पल, सपोज ये जो रेवेन्यू का बुकिंग हो रहा है ये कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, रेवेन्यू एज पर परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड। तो उन्होंने लिखा है रेवेन्यू शैल बी बुक्ड व्हेन द कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड। अब इन्होंने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की वजह से बोला कि हमारे यहाँ तो सर 80% भी प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट हो जाती है तो बायर को हम पोजीशन दे देते हैं और बनवाना चालू कर देता है। तो इन्होंने अपने हिसाब से 80% कंप्लीशन पे फुल रेवेन्यू बुक कर लिया। तो आप ना कॉन्ट्रैक्ट में लिखे हुए जो एक एक आइटम होता है उसका गलत इंटरप्रिटेशन कर सकते हो, दैट इज अ बिग बिग पॉसिबिलिटी। तो उसको इन्होंने बहुत अच्छे से बोला है कि इसको आपको कंसिडर करना है, बिकॉज उससे जो रिजल्ट्स प्रोड्यूस होंगे वो पूरे डिफरेंट हो जाएंगे। अब फिर नॉर्मल है, यहाँ पर एक नॉर्मल ज्ञान है जो बार बार रिपीट होके आएगा 800 में, 805 में और 10 में भी, 10 में नहीं आएगा, 805 में आएगा। वो क्या है सुन लो। जो नॉर्मल ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड्स हम लोग पढ़ते हैं ना, बोलते हैं वो भी यहाँ पर अप्लाई करेंगे म्यूटाटिस म्यूटांडस, मतलब इन अ सिमिलर वे विथ सूटेबल मॉडिफिकेशंस। जैसे अगर इन्होंने भी अपने स्पेशल पर्पस वाली ऑडिट रिपोर्ट जो मैं बना रहा हूं उसमें अगर कैम डाला है, क्या डाला है, कैम, तब कैम का जो ऐसे 701 होता है वो यहां अप्लाई करेगा। अगर स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के साथ अदर इंफॉर्मेशन जा रही है टू मेक इट लाइक अ स्पेशल एनुअल रिपोर्ट, तब उस स्पेशल एनुअल रिपोर्ट में स्पेशल पर्पस एफएस के अलावा जो अदर इंफॉर्मेशन है उसको चेक करने के लिए भी ऐसे 720 अप्लाई होगा। ठीक है, वैसा। नंबर 3, हम लोग चाहें तो एक, ये बहुत अच्छा लगा मुझे, हम लोग चाहें तो अपने स्पेशल पर्पस वाली जो ऑडिट रिपोर्ट होती है ना, स्पेशल पर्पस एफएस की ऑडिट रिपोर्ट एज पर ऐसे 800 वाली ऑडिट रिपोर्ट, उसमें हम लोग एक अदर मैटर पैराग्राफ डालकर जो मेरी नॉर्मल ऑडिट रिपोर्ट है एज पर ऐसे 700 जो मैंने बनाई होगी इफ आई एम द स्टैट ऑडिटर, उसका मैं रेफरेंस दे सकता हूं। ठीक है, ये देखना जरा यहां पर, ऑडिटर में रेफर इन एन ओएमपी पैराग्राफ इन द ऑडिट रिपोर्ट ऑन एसपीएफएस मेड एज पर ऐसे 800 टू द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन कंप्लीट सेट ऑफ जीपीएफएस। तो कंप्लीट सेट ऑफ जीपीएफएस में मैंने जो ऑडिट रिपोर्ट बनाई होगी ना 700 के हिसाब से, उसका रेफरेंस दे सकता हूं। जैसे मान लो उसके अंदर एक मुर्गा पैराग्राफ था, वो मुर्गा होता है ना गोइंग कंसर्न वाला, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न 570, तो मैं अपनी स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क वाली रिपोर्ट में जो मेरी जनरल पर्पस एफएस वाली ऑडिट रिपोर्ट है उसमें मुर्गा पैराग्राफ का मैं रेफरेंस दे सकता हूं। ये एग्जाम्पल नेक्स्ट पेज में लिखा हुआ भी है, ये रहा, ये ग्रीन बॉक्स पढ़ लो। ठीक है ना, ओके। अच्छा, ई और एफ कुछ नहीं, ये वही सेम चीज है, ध्यान से सुनो। इस स्पेशल पर्पस वाली जो ऑडिट रिपोर्ट होती है ना, इसमें 2 खास बातें हम लोग को डालनी पड़ती है। नंबर 1, हम लोग को यूजर्स को अलर्ट करना पड़ता है कि देखिए ये स्पेशल फ्रेमवर्क के हिसाब से बना है, जो फ्रेमवर्क डिस्क्राइब्ड इन नोट्स में आप कृपया जाके उसको पढ़ लो, इट इज नॉट मेंट फॉर एवरीबडी, दीज आर स्पेशल पर्पस एफएस मेड फॉर स्पेसिफिक यूजर। तो ये एक जो अलर्ट है। और दूसरा, वी हैव टू पुट अ रेस्ट्रिक्शन ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज, कि ये सबके लिए रेलेवेंट नहीं है, सबको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा, इट इज ओनली फॉर द स्पेशल यूजर। तो इन दोनों को कंबाइन करके ना हम लोग एक सेपरेट हेडिंग नया बना लेंगे। वी विल नॉट कॉल इट ईएमपी ओएमपी, वी विल कॉल इट लाइक दिस। बोलता है ईएमपी ओएमपी मत बताओ, बोलो उससे बढ़िया ये बोल दो, तुमको 2 बातें बोलनी है। नंबर 1 कि यहाँ बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यानी कि फ्रेमवर्क डिफरेंट है जो कि नोट्स में डिस्क्राइब्ड है, तो वहाँ अटेंशन ड्रॉ करना है। एंड नंबर 2, देयर वाज अ रेस्ट्रिक्शन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज, कि इट इज मेंट फॉर स्पेशल यूजर्स नॉट फॉर जनरल यूजर्स। तो यहाँ पर ये जो कॉशनरी पैराग्राफ होता है, इंस्टेड ऑफ कॉलिंग इट ईएमपी और ओएमपी, गिव इट दिस हेडिंग। यही अपेंडिक्स में भी रहता है, जो एग्जाम्पल्स होते हैं ना इलस्ट्रेशन जो हम क्लास में करते हैं उसमें यही हेडिंग रहता है, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड रेस्ट्रिक्शन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज। ये दोनों एक साथ ही पंच करके रहता है, एक कॉशनरी पैराग्राफ आप अपनी रिपोर्ट में डाल दो। देखो, वी ड्रॉ अटेंशन टू नोट नंबर 10 which describes the basis of accounting. This financial statements are prepared in compliance with financial reporting provisions of the contract referred to above. As a result, they may not be suitable for any other purpose. ये point 1 है जहाँ आपने base of accounting समझा दिया। अब point number 2 है restriction on distribution and use. Our report is intended solely for the company and the acquirer company and should not be distributed or used by other parties
आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन ईएमपी ओएमपी क्लास में डालते हैं ना, आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर, वही है। ओके तो अभी मैंने सिर्फ तुम लोगों को 800 का ये जो मॉडिफिकेशन है कराया। तुम खास देख सकते हो कि सर मोरलेस वही है जो हम लोग जानते थे, सब कुछ वैसा ही है, खाली थोड़े शब्दों में इधर उधर हुआ है। और एक वर्ड बहुत मुझे जो मस्त लगा वो ये था, सिग्निफिकेंट इंटरप्रिटेशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज यहाँ पर दो कंपनियों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है अमेलगमेशन का, उसके अंदर कुछ स्पेशल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोविजंस है, उसके हिसाब से बन रहा है। तो अगर उसका मिस इंटरप्रिटेशन किया गया तो रिजल्ट्स पूरे डिफरेंट हो जाएंगे। जैसे जीपीएफएस के ऑडिट में वी हैव टू टेक स्पेशल केयर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, वैसे ही स्पेशल पर्पस एफएस में वी हैव टू टेक स्पेशल केयर दैट मैनेजमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट में लिखे हुए एफआर प्रोविजंस को सही तरह से इंटरप्रिटेशन किया है। मैं उनसे पूछूंगा व्हाट इज द बेस ऑफ योर इंटरप्रिटेशन, और अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग थर्ड पार्टी से भी क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं। ठीक है, ये था पहला 800। अब 805 805। अच्छा, जब 805 में मूव करो पढ़ते हो तो सबसे पहले अपना एटीट्यूड चेंज करना चाहिए। जैसे क्या होता है ना, 800 था स्पेशल पर्पस एफएस, अभी मैं स्पेशल पर्पस एफएस नहीं पढ़ा रहा हूँ, वो आ जाए बीच में तो अलग बात है क्योंकि वो साथ में आ सकता है, लेकिन मेन मकसद स्पेशल पर्पस एफएस नहीं है। जब स्पेशल पर्पस एफएस पढ़ते हैं ना तो उसकी तुलना की जाती है एसपीएफएस वर्सेस जनरल पर्पस एफएस, लेकिन यहां पर तुलना उसके साथ नहीं होगी, यहां है सिंगल एफएस। सिंगल एफएस या स्पेसिफिक एलिमेंट की तुलना होगी कंप्लीट सेट ऑफ एफएस के साथ। कि नॉर्मली जब आप ऑडिट करते हो तो आप कंप्लीट सेट ऑफ एफएस की ऑडिट करते हो जिसके अंदर बैलेंस शीट, पीएल, सोसी, कैश फ्लो नोट्स होते हैं, और इस बार आप 805 में सिंगल एफएस की ऑडिट कर रहे हो या किसी स्पेसिफिक एलिमेंट की ऑडिट कर रहे हो, तो आपको उसी के बारे में नैरोली फोकस होकर देखना है, और आपको ये देखना है कि बाकी कोई इंफॉर्मेशन का उनके ऊपर कोई रेलेवेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यही मेन अमेंडमेंट है। ठीक है, मैं दिखाऊंगा। स्टार्ट करते हैं 805। सबसे पहली बात तो कॉमन सेंस है। सर कंपोनेंट्स, ब्रांचेस और सब्सिडियरी के ऑडिटर्स पर ये अप्लाई नहीं होता, उनके लिए तो ऐसे 600 होता है, 805 नहीं होता। नंबर 2, यहां प्रोमिनेंटली बोला गया कि दो चीजों की ऑडिट हो रही है, या तो सिंगल एफएस की या एक स्पेसिफिक आइटम की। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट ये बड़ा कॉमन सेंस है कि जब आप एक सिंगल एफएस या स्पेसिफिक एलिमेंट की भी ऑडिट कर रहे हो ना, तब भी जो बाकी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं वो म्यूटाटिस म्यूटांडिस अप्लाई करेंगे। जैसे ऐसे 240 फ्रॉड, ऐसे 550 रिलेटेड पार्टी, ऐसे 570 गोइंग कंसर्न, ये सब म्यूटाटिस म्यूटांडिस अप्लाई करेंगे। इनफैक्ट जो ऐसे 260 है वो भी अप्लाई करेगा, बस आपको सोचना है कि सेम टीसीडब्ल्यूजी नहीं है, टीसीडब्ल्यूजी कैन बी डिफरेंट। जैसे कंप्लीट सेट ऑफ एफएस जो जनरल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से बनता है, उसमें जो टीसीडब्ल्यूजी होता है वो अलग होता है, और जो स्पेसिफिक सिंगल एफएस है या स्पेसिफिक एलिमेंट है उसको ओवरसी करना, उसके प्रोसेस को, जरूरी नहीं कि सेम टीसीडब्ल्यूजी रिस्पॉन्सिबल हो, तो यू हैव टू आइडेंटिफाई द पर्सन्स हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग द प्रिपरेशन ऑफ द सिंगल एफएस और स्पेसिफिक एलिमेंट, दे आर द डिफरेंट टीसीडब्ल्यूजी। उनके साथ आपको वही 260 का जो संवाद होता है, कम्युनिकेशन होता है, वो करना पड़ेगा। ओके, ऑडिट रिपोर्ट भी जब आप बनाओगे तो अगेन जनरल पर्पस है तो 700 टाइप्स, और स्पेशल पर्पस है तो 800 और 805 दोनों अप्लाई होंगे, और वो म्यूटाटिस म्यूटांडिस अप्लाई होंगे। यही कुछ रेलेवेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नोट्स, इन्होंने बोला कि सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि जो सिंगल एफएस या स्पेसिफिक एलिमेंट होता है ना, उसमें नोट्स नहीं होते हैं, तो उसमें नोट्स होने जरूरी हैं। That is very important. It should, even if you are making single FS or a specific element, still उसमें सारे relevant notes और disclosures होने चाहिए, ताकि जो users है वो information conveyed by the single FS और element को समझ पाएं, and they are able to understand the effect of significant events and transactions on the information conveyed. तो मतलब आपको सिंगल एफएस में भी रिलेटेड नोट्स देने पड़ेंगे ताकि पीपल कैन अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन कन्वेड एंड द इफेक्ट ऑफ सिग्निफिकेंट इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस ऑन दैट इंफॉर्मेशन कन्वेड। तो यू मस्ट गिव रिलेटेड नोट्स अलोंग विद सिंगल एफएस और स्पेसिफिक एलिमेंट। तो ये एक अच्छा पॉइंट है। नेक्स्ट,
यहाँ पर भी गोइंग कंसर्न, कैम, अदर इंफॉर्मेशन, म्यूटाटिस म्यूटेंडिस जो इनके स्टैंडर्ड्स होते हैं ना 570, 701, 720 अप्लाई करेगा। सिग्नेचर में यूडिन देना पड़ेगा, ये नई बात है, सबको पता चल चुकी है। अब ये है इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, ठीक है, जो हमारी कंप्लीट सेट ऑफ एफएस, मैंने बोला था ना यहाँ तुलना किसके बीच में होगा, सिंगल एफएस, कंप्लीट एफएस। हमने कंप्लीट सेट ऑफ एफएस पे एक ऑडिट रिपोर्ट दी होगी, उसके अंदर अगर कोई भी पोर्शन ऐसा है विच हैज एन इफेक्ट ऑन द सिंगल एफएस और स्पेसिफिक एलिमेंट, तो उसको हमको कंसिडर करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ मेकिंग द रिपोर्ट अंडर 805। ओके, जैसे मुर्गा फॉर एग्जांपल गोइंग कंसर्न, अगर आपके कंप्लीट सेट ऑफ एफएस में आपने गोइंग कंसर्न का इशू रेज किया है 570 वाला, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न, तो यहां पर भी आपको सोचना पड़ेगा कि उसका इस स्पेसिफिक एलिमेंट या सिंगल एफएस पे कोई इफेक्ट आ रहा है क्या। अगर आपने फॉर एग्जांपल, इन्होंने बहुत सुंदर एग्जांपल दिया है, पॉइंट नंबर 1 ये वाला, देयर आर 2 एग्जांपल्स एक्चुअली, 1 and 2। अगर मान लो कि आपने अपने कंप्लीट एफएस में अकाउंट्स रिसीवेबल डेटर्स के ऊपर क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस किया है, और सिंगल एफएस या स्पेसिफिक एलिमेंट में भी डेटर्स रिसीवेबल है, ट्रेड रिसीवेबल डेटर्स है, तो उसका डेफिनेटली इस पे इफेक्ट आएगा। हाउएवर अनदर एग्जांपल, अगर आपने वहां क्वालिफिकेशन सपोज लॉन्ग टर्म डेट वगैरह पे दिया है, तो स्पेसिफिक एलिमेंट या सिंगल एफएस अगर ट्रेड रिसीवेबल्स पे, तब उसका कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। तो कब इंपैक्ट आएगा और कब नहीं आएगा, दैट डिपेंड्स ऑन पीजे, प्रोफेशनल जजमेंट। और मैं हमेशा बोलता हूँ ऑडिट की किताब में जब कभी स्टैंडर्ड्स में लोग बोलते हैं ना अप्लाई योर प्रोफेशनल जजमेंट, तो इमीडिएटली इट इज फॉलोड बाय लिस्ट ऑफ फैक्टर्स कि दीज फैक्टर्स मस्ट बी कंसिडर्ड बिफोर अप्लाइंग योर प्रोफेशनल जजमेंट। तो सर व्हाट आर दीज फैक्टर्स, देयर आर 5 फैक्टर्स। नंबर 1, वो कंप्लीट एफएस में जो मैटर है जिसके ऊपर आपने क्वालिफाइड ओपिनियन या मुर्गा जो भी डाला है, उसका क्या रेलेवेंस है टू द सिंगल एफएस एंड स्पेसिफिक एलिमेंट, चेक करो। नंबर 2, वो आइटम जिस पर क्वालिफाइड ओपिनियन गया है इन कंप्लीट एफएस, हाउ परवेसिव इज दैट आइटम, वेदर इट इज सो वाइड स्प्रेड दैट इट इज गोइंग टू अफेक्ट माई सिंगल एफएस। जैसे गोइंग कंसर्न तो पक्का करेगा ही ना, गोइंग कंसर्न पर अगर आपने क्वालिफिकेशन डाला है तो वो तो परवेसिव होता है, इट विल अफेक्ट सिंगल एफएस एंड स्पेसिफिक एलिमेंट। नंबर 3, देयर कैन बी डिफरेंस इन एफआरएफ, जैसे कंप्लीट सेट ऑफ एफएस जनरल पर्पस फ्रेमवर्क से बना था, जबकि सिंगल एफएस या स्पेसिफिक एलिमेंट स्पेशल फ्रेमवर्क से बना है, तो वहाँ फ्रेमवर्क का डिफरेंस आएगा। अच्छा, रिपोर्टिंग पीरियड भी अलग हो सकता है, कंप्लीट सेट ऑफ एफएस इज फॉर द फुल फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च, सिंगल एफएस और स्पेसिफिक एलिमेंट कैन बी फॉर अ स्मॉलर और अ लार्जर पीरियड। फिर एक ये डेट का भी डिफरेंस हो सकता है, जैसे कंप्लीट सेट ऑफ एफएस आर क्लोज्ड ऑन 31st ऑफ मार्च, जबकि सिंगल एफएस या स्पेसिफिक एलिमेंट जरूरी नहीं कि 31st मार्च को क्लोज हुआ उसके बाद हुआ। तो ऑल दीज फैक्टर्स यू हैव टू कंसिडर, ये इंपॉर्टेंट है। ओके अच्छा, ये पैराग्राफ वही ऐसे 800 टाइप का रिपीट है कि अगर आपने अपने ऑडिट ऑफ कंप्लीट एफएस वाले रिपोर्ट में मुर्गा डाला है गोइंग कंसर्न वाला, तो यहाँ पर भी आप अपने 805 वाले रिपोर्ट में उसका रेफरेंस दे सकते हैं यूजिंग एन ओएमपी पैराग्राफ। If you have put a murga in your audit report on complete FS, you can give a cross reference to that audit report in your audit report on single FS or specific element as per SA 570, एक OMP डाल के रेफरेंस दे दो। ओके फिर ये भी एक जेनरिक बात है, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपकी मेन ऑडिट रिपोर्ट जो कंप्लीट एफएस वाली ऑडिट रिपोर्ट है उसमें अगर ये सब चीज़ें हैं, मॉडिफाइड ओपिनियन, ईएमपी, ओएमपी, मुर्गा, अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट, तब उसका इम्प्लीकेशन हो सकता है कि मेरे सिंगल एफएस या स्पेसिफिक एलिमेंट वाले ऑडिट रिपोर्ट पे भी उसका कोई इम्प्लीकेशंस हो, तो आई हैव टू कंसिडर दोज इम्प्लीकेशंस। बस ये था 805। अब 810 समरी एफएस। अच्छा, 810 में जो भी बातें पढ़ाने जा रहा हूँ उसके पहले फिर से एक एटीट्यूड चेंज करना ज़रूरी है, एक शिफ्ट करना ज़रूरी है। समरी एफएस में कोई डिफरेंट फ्रेमवर्क नहीं हो सकता। समरी एफएस का मतलब है जो आपने कंप्लीट ऑडिटेड एफएस बना रखा है एज पर जीपीएफएस, जनरल पर्पस फ्रेमवर्क से जो कंप्लीट एफएस बना था जिस पे ऑलरेडी हम लोग ऑडिट कर चुके हैं, उसी की समरी है ये। तो यहाँ कोई डिफरेंट फ्रेमवर्क नहीं होगा, ये बस समरी होगा। अब समरी में क्या इंक्लूड करना है क्या नहीं इंक्लूड करना है, उसके लिए देयर हैज टू बी सम एप्लीकेबल क्राइटेरिया, एंड दैट एप्लीकेबल क्राइटेरिया इज आइदर सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस और योर कंपनी लॉ। तो इन दोनों में बताया हुआ कि समरी में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो वी हैव टू सी कि वेदर मैनेजमेंट ने जो समरी बनाया ना, इट इज अ करेक्ट समरी, इट इज अ फेयर समरी
derived from the GPFS. तो जो आपने ऑडिटेड एफएस है ना उससे कंपेयर होगा इसका हमेशा कंपैरिजन होता है ऑडिटेड एफएस के साथ. ये देखो इधर, दिस इज ऑलवेज कंपेयर्ड विथ ऑडिटेड एफएस, क्योंकि कंप्लीट एफएस जो जीपी फ्रेमवर्क का बना हुआ है वो हमने ऑलरेडी ऑडिट कर दिया है, उसी में से समरी डिराइव की गई है. तो समरी एफएस विल ऑलवेज बी कंपेयर टू ऑडिटेड एफएस. इनफैक्ट रिपोर्ट में, समरी एफएस की रिपोर्ट में जो ओपिनियन वगैरह भी होते हैं ना वो वहीं से बोरो कर करके डालते हैं हम लोग, सेम. ठीक है, सेम स्टैट ऑडिटरी दोनों को करता है. सबसे पहले इन्होंने बोला कि समरी एफएस को अलग अलग नाम से जाना जाता है डिपेंडिंग ऑन द लॉ. तो एक एग्जांपल है जो मैं आपको दे देता हूं, इट इज कॉल्ड अब्रिज्ड एफएस. ठीक है, समरी एफएस को बोला जाता है अब्रिज्ड एफएस नॉर्मल भाषा में. एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस, सबसे इंपॉर्टेंट है एप्लीकेबल क्राइटेरिया, कि वो जो समरी बनाने की क्राइटेरिया है वो मैनेजमेंट ने ढंग से अडॉप्ट की है. मैनेजमेंट शैल डिटरमाइन वेदर द समरी इज, ओपिनियन दो तरह का हो सकता है. पहला कोटेशन में लिखा हुआ है, ये सेम है, कंसिस्टेंट इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स विथ, या फिर आर अ फेयर समरी ऑफ ऑडिटेड एफएस. तो सबसे पहले मैनेजमेंट चेक करेगा. नंबर 2 बोलता है कि समरी एफएस में क्या होता है ना कि फुल इंफॉर्मेशन नहीं होता, बहुत सारा एग्रीगेटेड इंफॉर्मेशन होता है. मतलब आप ब्रेकअप नहीं देते हो, आप सीधा टोटल लिख के देते हो, क्योंकि इसमें शेड्यूल्स वगैरह उतने होते नहीं है. तो आप टोटल लिख के देते हो, उसको बोलते हैं एग्रीगेटेड इंफॉर्मेशन. और डिस्क्लोजर्स भी बहुत कम होते हैं. देखो, aggregated information and limited disclosure. So because the summary contains aggregated total information and without breakup and less disclosures, it becomes very risky. People may misinterpret it. तो उसके लिए एक warning तो जाता ही रिपोर्ट में, that reading the summary FS is not a substitute for reading the audited FS. सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है जब समरी की कोई क्राइटेरिया एग्जिस्ट ही नहीं करती है. ओके, आप अपनी रिपोर्ट में क्लियरली इंडिकेट करोगे अबाउट द समरी एफएस कि समरी एफएस इज डिफरेंट फ्रॉम ऑडिटेड एफएस, समरी एफएस इज ऑफ समराइज्ड नेचर. ये पूरा आपको बार बार हाईलाइट करना पड़ता है. रिपोर्ट में ऑलमोस्ट सारे एलिमेंट्स एक जैसे वो पहले वाले ही चल रहे हैं. जो अति बढ़िया चेंज हुआ है वो ये है, दिस इज स्टार एन अमेंडमेंट. ठीक है, अगर अब्रिज्ड एफएस या समरी एफएस उसके साथ अदर इंफॉर्मेशन कंबाइन होकर एक एनुअल रिपोर्ट बन रही है विच इज कॉल्ड अब्रिज्ड एनुअल रिपोर्ट, तो आपको उसके कंटेंट्स में समरी एफएस का पेज नंबर्स बताना चाहिए सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर द यूजर्स टू आइडेंटिफाई वेयर इज द समरी एफएस लोकेटेड. अब फॉर योर इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ, जो अब्रिज्ड एनुअल रिपोर्ट होती है ना, मैं क्लास में एग्जाम्पल भी दिखाता हूँ. अब्रिज्ड एनुअल रिपोर्ट में समरी एफएस जाता है, डिटेल एफएस नहीं जाता है. समरी एफएस जाता है पर ऑडिट रिपोर्ट दो जाती है. एक तो हमारी जो डिटेल वाली ऑडिट रिपोर्ट होती है ना डिटेल एफएस पे, वो जाती है, प्लस हमारी समरी एफएस के ऊपर 810 की जो एक पतली सी रिपोर्ट होती है एक पेज की, वो भी जाती है. तो समरी एफएस वाला जो एनुअल रिपोर्ट होता है ना, अब्रिज्ड एनुअल रिपोर्ट बोलते हैं उसको, उसमें एफएस एक है पर ऑडिट रिपोर्ट दो जाता है. एक तो 810 वाला ऑडिट रिपोर्ट और एक 700 वाला ऑडिट रिपोर्ट, वो भी जाता है. हम लोग रेफरेंसिंग करते हैं उसका. बाकी ये एकदम सेम है जो हमेशा से होते आया है. ठीक है, बाकी इनमें कुछ नहीं, ये यूडेन चेंज हुआ है, वो सब लैंग्वेज का मॉडिफिकेशन है. नाउ दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, अगर मान लो जो मेरी डिटेल्ड ऑडिट रिपोर्ट है ऑन द ऑडिटेड एफएस, उसमें ये सब चीज़ें थी, क्वालिफाइड ओपिनियन, ईएमपी, ओएमपी, मुर्गा, कैम, अनकरेक्टेड एमएमएस, तो मुझे उनका रेफरेंस देना पड़ेगा इन द ऑडिट रिपोर्ट ऑन समरी एफएस. ठीक है, मुझे पहले तो ये बताना पड़ेगा I have to state that my main audit report on audited FS contains these items, and then I have to describe the basis of qualified opinion, the matter referred to in EMP, OMP, Muruga, and the uncorrected misstatements. ये सब मुझे डिस्क्राइब करना पड़ेगा, रेफरेंसिंग देना पड़ेगा. अगर मुझे लगता है कि जो समरी एफएस है इट इज़ नॉट अ फेयर समरी ऑफ द ऑडिटेड एफएस, तो मैं एडवर्स ओपिनियन एक्सप्रेस करूंगा. अदर इंफॉर्मेशन, मान लो कि ये एनुअल रिपोर्ट की तरह जा रहा है, अब्रिज्ड, इट्स कॉल्ड अब्रिज्ड एनुअल रिपोर्ट. ओके,
तो उसमें भी तो अदर इन्फॉर्मेशन है, तो मुझे ऐसे 720 अप्लाई करना पड़ेगा। आई हैव टू अप्लाई ऐसे 720। मैं मैनेजमेंट को बोलूँगा अगर मुझे कुछ गड़बड़ दिखा कि अदर इन्फॉर्मेशन में कुछ एमएमएस से ठीक कर दो, वो अगर ठीक कर देते तो बहुत बढ़िया है, नहीं करते हैं तो आई विल टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। टेक अप्रोप्रिएट एक्शन का मतलब बेसिकली होता है आई विल टेक लीगल एडवाइस, और इफ पॉसिबल आई विल इशू अ मॉडिफाइड ओपिनियन ऑन द समरी एफएस, ऐसा कुछ आई विल डू, और आई मे इवन विथड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट। So I'll take appropriate action if they refuse to rectify the mistakes MMS in the other information. Subsequent events, हो सकता है बाई चांस कि मेरी जो मेन ऑडिट रिपोर्ट है और समरी एफएस पे जो ऑडिट रिपोर्ट है उसमें डेट में डिफरेंस है, तो मुझे पहले तो ये बताना पड़ेगा कि इस बीच में मेन ऑडिट रिपोर्ट की डेट और समरी एफएस की ऑडिट रिपोर्ट की डेट में अगर कोई इवेंट हुआ है तो उसको हमने कंसिडर नहीं किया है, ये पहले आप बता दो। एंड नंबर 2, अगर मान लो मेन ऑडिट रिपोर्ट के दिन ही कुछ गड़बड़ था, देयर वाज सम फैक्ट और इन्फॉर्मेशन विच केम टू माय नॉलेज आफ्टर साइनिंग द मेन ऑडिट रिपोर्ट, तब मुझे समरी एफएस रिपोर्ट साइन नहीं करना है, तब मुझे पहले एज पर ऐसे 560 जो प्रोसीजर होते हैं वो करने पड़ेंगे, तब जाके मैं समरी एफएस पे ऑडिट रिपोर्ट इशू करूंगा। ओके, सो दैट वाज इट। ये रहा अभी हम लोगों ने पढ़ा है 800 के अमेंडमेंट्स। ओके ना, तो तुम देख रहे होते अमेंडमेंट्स कम थे, मेन तो लैंग्वेज मॉडिफिकेशंस था। आज हम लोग बैंक ऑडिट में जो अमेंडमेंट्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो अमेंडमेंट स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में वो मैं करने जा रहा हूँ। मैं वो अमेंडमेंट समझाऊंगा भी और उसके ऊपर एक सम्स भी कराऊंगा ताकि और क्लैरिटी मिले। ओके, लेट्स स्टार्ट। ये देख सकते हो आप लोग बैंक ऑडिट अमेंडमेंट्स। जो अमेंडमेंट है वो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के कैलकुलेशन में। तो सबसे पहले तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो निकालते कैसे हैं वो मैं सिखा रहा हूँ, गौर से देखो बोर्ड पर, ठीक है। इसका तरीका होता है, ऑडिटर 12 महीने होते हैं फाइनेंशियल ईयर में, अप्रैल टू मार्च, तो हर महीने एक ऑड डेट सेलेक्ट करेगा। याद रहे ये ऑड डेट फ्राइडे नहीं होनी चाहिए, तो ऑडिटर सेलेक्ट्स 12 ऑड डेट्स, 1 इन एवरी मंथ, फ्राइडे छोड़ के लेना ऑड डेट, ठीक है। अब नीचे आओ, ये मैंने कैलेंडर बनाया दिसंबर और जनवरी का। लेट्स से जनवरी में 7 तारीख वेडनेसडे है, और इसको हमारे ऑडिटर ने स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो ना, स्टैट जो एससीए होता है स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर, वो लोग चेक करते हैं ट्रेजरी डिपार्टमेंट लेवल पे, ब्रांच ऑडिटर लोग चेक नहीं करते। तो जो स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर है उसने सपोज जनवरी में 7 तारीख को अपना सैंपल सेलेक्ट किया ऑड डेट, तो 7 तारीख वेडनेसडे ले सकते हैं बिल्कुल। 7 तारीख के दिन लिक्विड एसेट्स बैंक के पास कितनी है वो चेक करनी है, ठीक है। ऑड डेट के दिन लिक्विड एसेट्स कितनी है वो चेक करो। सर कैसे पता चलेगा? जितने भी ब्रांचेस हैं वो 7 तारीख का ट्रायल बैलेंस भेजेंगे, उस ट्रायल बैलेंस को कंसोलिडेट करके कंसोलिडेटेड ट्रायल बैलेंस बनेगा, उससे लिक्विड एसेट निकाला जाएगा, कैश, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गिल्ट, GILT गवर्नमेंट सिक्योरिटी, यही सब, तो इनको बोलते हैं लिक्विड एसेट्स, ये निकाल लो, ठीक है। अब आपको पीछे जाना है, सेकेंड प्रीसीडिंग फोर्टनाइट का लास्ट फ्राइडे, तो ये है वो वीक जो चल रहा है जनवरी वाला, इसके पहले का जो पीरियड है 14 दिन का उसको फोर्टनाइट बोलते हैं, प्रीसीडिंग फोर्टनाइट, और उसके पहले जो उसको बोलते हैं सेकेंड प्रीसीडिंग फोर्टनाइट, समझ गए। वीक होता है ना, वैसे ही फोर्टनाइट होता है, फोर्टनाइट 2 हफ्ते को बोलते हैं, ओके, हिंदी में बोलते हैं पखवाड़ा। तो मेरा ऑड डेट जिस हफ्ते में है उस हफ्ते के पहले वाले 14 दिन के पखवाड़े को कहते हैं प्रीसीडिंग फोर्टनाइट, उसके पहले वाले को कहते हैं सेकेंड प्रीसीडिंग फोर्टनाइट, उसके लास्ट फ्राइडे को लो। तो इन माय एग्जांपल दिसंबर में ये जो सेकेंड प्रीसीडिंग फोर्टनाइट आ रहा है येलो कलर, इसका लास्ट फ्राइडे 19 तारीख है। 19 तारीख को अगेन सारे ब्रांचेस के ट्रायल बैलेंस को मिला के बनता है कंसोलिडेटेड ट्रायल बैलेंस, उससे मैं कैलकुलेट करूंगा डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज सिंपल आपको एक एग्जांपल देता हूं। जो पैसा हम लोग बैंक में डिपॉजिट करते हैं, बैंक के लिए वो लायबिलिटी है, उसमें जो करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट है वो जब चाहे आप उठा सकते हो, बैंक के लिए वो डिमांड लायबिलिटी है, कस्टमर कैन विड्रॉ ऑन डिमांड। और टाइम लायबिलिटी मतलब फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, जिसका एक मैच्योरिटी होता है। ये एग्जांपल है जस्ट, ठीक है। तो DTL की लिस्ट होती है, वही तो मेन पढ़ना है, ओके। तो उस दिन का आप DTL का अमाउंट निकालो, डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। अब इन्होंने बोला कि 19 दिसंबर को जो डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज है बैंक की जितनी भी, उसका कम से कम 20% आपको लिक्विड फॉर्म में मेंटेन करना पड़ेगा ऑन 7 जनवरी। अब सर ये 2 हफ्ते का गैप क्यों? RBI ने सीधा कॉमन सेंस लगा के बोला कि देखो 19 दिसंबर को जो आपकी लायबिलिटीज है उसका तत्काल 20% लिक्विड आप कहां से क्रिएट करोगे? इट विल टेक टाइम।
बिकॉज बैंक में तो हर दिन इतने सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं कि जो डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी है DTL वो चेंज होता रहता है। तो ये तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि 19 तारीख को जो आपका डिमांड टाइम लायबिलिटी एज ऑन द वर्किंग आवर्स एंड होगा उसका 20% आप लिक्विड तुरंत कर लो। तो उसके लिए आपको एक पखवाड़े का यानी एक फोर्टनाइट का टाइम मिला है, तो आप उसको अगले मतलब एक फोर्टनाइट के गैप के बाद मेंटेन कर लेना। तो तुम लोग नोटिस करोगे जनवरी में आप कोई भी तारीख उठा लोगे, उस दिन जो लिक्विड असेट होगा ना वो पक्का 19 तारीख वाले मतलब एक पखवाड़े पहले वाला जो डिमांड लायबिलिटीज है टाइम लायबिलिटीज है उसके 20% या उससे ऊपर होना ही होना है। ठीक है, ये टेस्टिंग है डिमांड टाइम लायबिलिटीज की। ओके, ऑडिटर मस्ट चेक दैट द लिक्विड असेट्स ऑन द ऑड डेट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20%। ये 20% मैंने एग्जाम्पल में लिया है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के जो रेट होते हैं परसेंटेज होते हैं ये ऊपर नीचे होते रहते हैं। ये तकरीबन 20% के आजू बाजू रहते हैं, 18% भी जाता है, 24% भी जाता है, 20% के आसपास, मतलब 20% लिक्विडिटी चाहिए। तो इधर गौर से इक्वेशन को पढ़ो, लिक्विड असेट्स ऑन द सेलेक्टेड ऑड डेट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 20% ऑफ डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज एज ऑन द लास्ट फ्राइडे ऑफ द सेकेंड प्रीसीडिंग फोर्टनाइट। तो लास्ट फ्राइडे ऑफ द सेकंड प्रीसीडिंग फोर्टनाइट 19 दिसंबर था मेरे एग्जांपल में, तो 19 दिसंबर को जो डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी है उसका 20% आपको ऑड डेट के दिन 7 जनवरी तक लिक्विड एसेट के फॉर्म में मेंटेन कर लेना चाहिए। दैट इज द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब कहानी अगर सर यहाँ तक होती तो क्या ही बात थी, ईजी हो जाती लाइफ, पर नहीं, दे हैड मेड इट कॉम्प्लिकेटेड। ये स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में जो अभी मैंने तुम लोग को पढ़ाया वो यहीं पे लिखा हुआ, ये रहा इक्वेशन वही सेम जो मैंने दिखाया तुम लोग को। मेन है ये ऑडिट प्रोसीजर, और इस ऑडिट प्रोसीजर में 2 डब्बे आएंगे जो जान निकाल देंगे, पर उसको हम लोग को सिंपल करके पढ़ना है, उसका एक सम्स भी करा दूंगा। ठीक है, तो व्हाट इज द ऑडिट अप्रोच? नंबर 1 सर, सबसे पहली बात तो कॉम्पोजिशन चेक करो। अपना ऑडिटर जो है डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी की पूरी लिस्ट को देखेगा कि उसमें क्या क्या आइटम इंक्लूडेड है, क्या क्या एक्सक्लूडेड है, वो एज पर RBI गाइडलाइंस है कि नहीं, वो इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड की लिस्ट हम नीचे पढ़ने वाले हैं। नंबर 2 डेट्स, वो ऑड डेट कौन सा होगा? फ्राइडे, तो उसने साल भर में कितने ऑड डेट कितना होने वाला है? 12 ऑड डेट्स नॉट फ्राइडेज, पर उसके करस्पॉन्डिंग जो डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी है वो तो फ्राइडे का निकलेगा ना, लास्ट फ्राइडे ऑफ सेकंड प्रीसीडिंग फोर्टनाइट। तो 12 ऑड डेट के करस्पॉन्डिंग 12 फ्राइडेज है, तो आपको 12 ऑड डेट्स का ट्रायल बैलेंस मंगवाना है और 12 फ्राइडेज का ट्रायल बैलेंस मंगाना है, मतलब 24 ट्रायल बैलेंसेस, कंसोलिडेटेड ट्रायल बैलेंस मंगाने हैं। ठीक है, वही बोला है। थर्ड, एग्जामिन, वो ऑड डेट के दिन जो मेरे वाले सेलेक्टेड 12 ऑड डेट्स है उस दिन लिक्विड असेट्स कितने हैं, उसमें आपने कैश, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या क्या लिया उसकी वैल्यूएशन चेक करो। ये स्टार है। नंबर 4, डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज में आपको ये सारे आइटम एक्सक्लूड करने, मतलब इनको हम लायबिलिटी नहीं मानेंगे। ठीक है, ऑल्दो दे मे बी लायबिलिटी, ऑल्दो सम ऑफ देम आर एक्चुअली लायबिलिटीज, बट फिर भी इनको लायबिलिटी नहीं मानेंगे। तो यानी कि इनके लिए मुझे लिक्विडिटी की चिंता नहीं है, इसके लिए मुझे लिक्विडिटी मेंटेन नहीं करनी है, इसका ये मतलब है, सिंपल सिंपल सा। ठीक है, तो क्या क्या आइटम एक्सक्लूड होंगे जो अच्छे अच्छे वाले हैं? नंबर 1 पढ़ाऊंगा सारा ही मैं। पेड अप कैपिटल, रिजर्व्स, PL अकाउंट, लोन फ्रॉम RBI, एक्सिम बैंक, NHB नेशनल हाउसिंग बैंक, नाबार्ड नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, SIDBI स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। बोला ये सब अच्छी अच्छी चीजें, इनको हम डिमांड टाइम लायबिलिटी नहीं मानेंगे, हटाओ, माइनस करो। चलो माइनस कर दूंगा, मेरा क्या है, एक्सक्लूड। बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस, उसको भी लायबिलिटी नहीं मानेंगे, चलो ठीक है माइनस कर दो। एक्सक्लूड करो इनको भी। थर्ड, इनकम टैक्स प्रोविजन, ये भी एक्सक्लूड करो, इसको भी DTL लायबिलिटी नहीं मानते क्योंकि इसके लिए तो एडवांस टैक्स पहले से दिया हुआ ही रहता है। ये 3 इंश्योरेंस के अमाउंट्स हैं। ठीक है, अमाउंट रिसीव फ्रॉम DICGC डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, फिर एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, इंश्योरेंस कंपनीज। ये क्या होता है सुनो, बैंक इज अ वेरी रिस्की बिजनेस। इन आप लोग जितना भी डिपॉजिट बैंक में करते हो उसका बैंक वाला इंश्योरेंस लेके रखता है कि कल को अगर डिफॉल्ट हुआ तो पैसा आ जाएगा। वैसे ही ECGC है और वैसे ही अदर इंश्योरेंस अमाउंट्स है। तो ये सारे इंश्योरेंस के अमाउंट जो रिसीव हुए ये तो एक्चुअली इनकम है ना, लायबिलिटी नहीं है, तो इनका तो सर माइनस होना बनता है। दे आर नॉट लायबिलिटीज एक्चुअली अगर सोचा जाए तो। फिर अमाउंट रिसीव फ्रॉम कोर्ट रिसीवर, हमारे इतने सारे बोरोवर्स है जो लिक्विडेट हो रहे हैं तो उनके रिसीवर से जो पैसा है वो भी तो इनकम है सर, वो क्यों आएगा, माइनस करो। अच्छा, अब फैंसी आइटम्स है थोड़े से। हाँ, ये
ट्विंग ट्विंग, ये सब फैंसी आइटम्स हैं। ये लास्ट के आइटम्स, दे आर फैंसी आइटम्स और द गुड आइटम्स। सॉरी, डेरिवेटिव ट्रांजैक्शंस, बैंक वाले दुनिया भर के डेरिवेटिव ट्रांजैक्शंस करते हैं, ठीक है। उन पे जो भी अनरियलाइज्ड गेन या लॉस है, अनरियलाइज्ड मतलब वो अभी तक एक्चुअल में गेन या लॉस नहीं है, नोशनल है, तो उसको भी लायबिलिटी नहीं मानेंगे। माइनस करो। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस एज एनुअल फीस, प्रोसेसिंग फीस विच इज नॉन रिफंडेबल, विच इज नॉन रिफंडेबल, तो खुद ही बोल रहा है कि एनुअल फीस और प्रोसेसिंग चार्जेस हमें इनकम मिला है, इनकम तो लायबिलिटी नहीं है, हटाओ उसको, इट इज नॉट रिफंडेबल। बैंकर्स एक्सेप्टेंस फैसिलिटी, ये बैंकर लोग क्या करते हैं ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के केस में जब मेरा इंपोर्ट क्लाइंट है वो कुछ बिल ऑफ एक्सचेंज बाहर भेजना चाहता है, उस पर एक्सेप्टेंस देना है, तो बैंक से भी को एक्सेप्टेंस करा लेता है। थिंक ऑफ इट लाइक बैंक गारंटी, ओके। तो बोला इसको भी हम लोग नहीं मानेंगे, ओके जी। नंबर के, पार्ट रिकवरी, एनपीए से अगर पार्ट रिकवरी हो रहा है तो ये भी तो इनकम, अच्छी बात है, लायबिलिटी नहीं, हटाओ। एल, इंडियन करेंसी रिसीव्ड अगेंस्ट इंपोर्ट बिल, ये क्या होता है, मेरा कोई कस्टमर है, बैंक का कोई कस्टमर है जो इंपोर्ट किया है, तो अब इंपोर्ट के लिए पेमेंट तो करना पड़ेगा ना, तो बैंक वाले वो अपना जो भी पेमेंट है वो रुपी फॉर्म में मुझे देता है, मैं फिर डॉलर में कन्वर्ट करके विदेश भेजता हूँ, तो उन्होंने रुपया दे दिया है, इंडियन करेंसी रिसीव्ड अगेंस्ट इंपोर्ट बिल्स, अब मैं इसको डॉलर में कन्वर्ट करके भेजूंगा, तो ये बेसिकली मेरा पैसा है ही नहीं, ये मेरे कस्टमर का पैसा है जो मेरे पास आया इंडियन रुपये और जो मैं भेज दूंगा, तो बोला इसको भी डिटेल में नहीं लेना है, हटाओ। जब तक दे नहीं देते लायबिलिटी की तरह छाती पे खड़ा है, पर इसको डिटेल नहीं लेना है। नेक्स्ट, लिंक ब्रांचेस फॉर एजेंसी बिजनेस, बैंक में दुनिया भर के हम लोग पढ़ते हैं ना लॉ में, एस्क्रो अकाउंट खोल दो फॉर रीपेमेंट ऑफ एप्लीकेशन मनी, डिविडेंड मनी वगैरह, तो ये एस्क्रो अकाउंट वगैरह जो होता है ये एजेंसी बिजनेस है बैंक के लिए, इसमें जो डेजिग्नेटेड ब्रांचेस होते हैं बैंक के उनको बोलते हैं लिंक ब्रांचेस। तो लिंक ब्रांचेस में जो भी अनएडजस्टेड डिपॉजिट पड़ा हुआ एस्क्रो अकाउंट में, एक तरह का लायबिलिटी है, पर बोला यहां डिटेल में मत लो, हटाओ इसको, तो मैं हटा देता हूं। नेक्स्ट, मार्जिन मनी हेल्ड एंड केप्ट इन सन्ड्री डिपॉजिट्स फॉर फंडेड फैसिलिटी, बैंक वाले कई बार जब आपके लिए ना ये क्या बोलते हैं कुछ कुछ फैसिलिटीज देते हैं, तो वहां आपसे मार्जिन मनी लेके रख लेते हैं, ठीक है, तो बोला उसको भी हटाओ। तो दिस इज द कंप्लीट लिस्ट ऑफ एक्सक्लूजन, ये डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी में आना नहीं चाहिए। अभी तुमको मैं शो करता हूं, ओके। ये रहा क्वेश्चन, इन्होंने क्वेश्चन में बोला कि बैंक ने अपना डिटेल कैलकुलेट किया है, 50,000 CR आ रहा है, पर ये गलत है, आपको चेक करना है इस 50,000 CR में ये सब चीज़ें इंक्लूडेड, आपको देखना है कि ये इंक्लूडेबल है कि नहीं है। अभी बहुत सारी चीज़ मैंने पढ़ाई जो एक्सक्लूड होगी, पहले 5 आइटम जो है ना वो तो लाइन से माइनस है, ये पहले ही लाइन में लिखे हुए थे, पेड अप कैपिटल रिजर्व्स, पीएल, लोन फ्रॉम आरबीआई, रीफाइनेंस फ्रॉम एक्सिम बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक, ये तो पहले ही माइनस होगा, माइनस करेंगे इनको। पार्ट रिकवरी ये भी माइनस होगा, एक्सक्लूडेड था, ये दोनों नहीं होगा, ये दोनों था नहीं उसमें, ये इंक्लूडेड में आता है। मार्जिन, लास्ट पॉइंट, मार्जिन हेल्ड एंड केप्ट इन सन्ड्री डिपॉजिट, ये भी माइनस होगा। तो सर ये तमाम चीजें जितनी भी आपको दिख रहे हैं ये सब के सब क्या होंगे, माइनस करने हैं, ओके। अब वापस से पीछे आते हैं, अब बोला ये 4 आइटम ग्रीन बॉक्स ये इंक्लूड करो, ऊपर वाला ब्लू बॉक्स एक्सक्लूड करो और नीचे वाला 4 ग्रीन बॉक्स इंक्लूड करो, इनको हम डिमांड टाइम लायबिलिटी मानते हैं। नंबर 1, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ये क्या होता है, बैंक में जो इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शन होते हैं ना उसके लिए ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट निकलता है। इसका मैं बहुत एक सिंपल एग्जांपल देता हूं सारे स्टूडेंट्स के लिए, डिमांड ड्राफ्ट। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि मुझे ना दिल्ली ICAI दिल्ली को कुछ पेमेंट करना है डिमांड ड्राफ्ट से 1 लाख रुपया, तो मैं कोलकाता के बैंक में जाऊंगा, HDFC बैंक में मैं जाऊंगा, उनका जो कोलकाता ब्रांच है उसमें जाके मैं 1 लाख रुपया दूंगा और डीडी बनवा लूंगा। ये डीडी का भुगतान तो HDFC दिल्ली ब्रांच करेगा, नॉट कोलकाता ब्रांच। तो कोलकाता ब्रांच को बोलते हैं कलेक्टिंग ब्रांच और दिल्ली ब्रांच को बोलते हैं पेइंग ब्रांच। जब कोलकाता ब्रांच पैसा लेके डीडी बनाता है तो ये अपने बुक्स में दिल्ली ब्रांच को क्रेडिट कर देता है। साइमल्टेनियसली जब दिल्ली ब्रांच फ्यूचर में पेमेंट करेगा डीडी का कुछ दिन में, तो दिल्ली ब्रांच कोलकाता ब्रांच को डेबिट कर देगा। तो ये इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शन है। अब इसमें टाइम गैप होता है जिसकी वजह से एक अकाउंट बैलेंस ओपन हो जाता है, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। जैसे मान लो कि मैंने डीडी बनवाया 28 मार्च को
और ICAI उस डीडी को एनकैश करवाएगा लेट्स से 4 अप्रैल को, तो एज ऑन 31 मार्च तो इंटर ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट ओपन पड़ा है ना, तो मतलब वही है, वो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट जो है उसमें जो क्रेडिट बैलेंस है, ऑब्वियसली लायबिलिटी होना चाहिए, तो क्रेडिट बैलेंस है तो उसको इंक्लूड करो, यानी कि सर प्लस करो। नंबर 2, ये बहुत अच्छा है, बैंक के लिए डिपॉजिट से बड़ी कोई लायबिलिटी नहीं है, डिपॉजिट के ऊपर जो ब्याज है जो अक्रू हो चुका है वेदर और नॉट ड्यू, इंटरेस्ट अक्रूड ऑन द टोटल डिपॉजिट्स, मीटर चालू है, हर सेकंड इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हो रहा है जो देना पड़ेगा, वेदर और नॉट अकाउंटेड इन बुक्स, वो भी आपको लायबिलिटी मान के इंक्लूड करना है। बहुत बढ़िया सर। फिर ये बोरोविंग्स फ्रॉम अब्रॉड, आपके जो फॉरेन बोरोविंग्स है, ठीक है, या फिर इंडियन बैंक ने किसी विदेशी बैंक में नॉस्ट्रो अकाउंट खोला है, इंडियन बैंक ने फॉरेन बैंक में नॉस्ट्रो अकाउंट खोला है जो फॉरेन करेंसी में होता है फॉर फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस, तो अगर वो नॉस्ट्रो अकाउंट का बैलेंस नेगेटिव है तो वो भी तो एक तरह का फॉरेन लोन हो गया ना, तो जितने भी फॉरेन बोरोविंग्स हैं वो सब यहां पे लायबिलिटी माने जाएंगे। बोरोविंग्स फ्रॉम अब्रॉड बाय बैंक्स, एडवर्स बैलेंस इन नॉस्ट्रो अकाउंट, वो भी एक तरह का लोन ही हो गया, फॉरेन बोरोविंग्स, सर इसको डिमांड टाइम लायबिलिटी मानते हैं। एंड लास्ट, रेकॉन्सिलिएशन बिटवीन नॉस्ट्रो एंड नॉस्ट्रो मिरर अकाउंट, सर ये क्या होता है मैं समझा रहा हूं। नॉस्ट्रो अकाउंट का मतलब होता है एक इंडियन बैंक के HDFC, उन्होंने लंदन के किसी बैंक में अपना पाउंड वाला अकाउंट खोल रखा है, मतलब फॉरेन करेंसी अकाउंट, ठीक है, तो वो जो नॉस्ट्रो अकाउंट है जो लंदन में, वो तो फॉरेन करेंसी में मेंटेन हो रहा है, इंडियन बैंक उसी का एक मिरर इमेज भारत में एक अकाउंट बनाएगी जिसको बोलते हैं नॉस्ट्रो मिरर अकाउंट, ये बुक्स में बनता है, ये बैंक अकाउंट नहीं है, नॉस्ट्रो अकाउंट इज अ बैंक अकाउंट, नॉस्ट्रो मिरर अकाउंट इज अ बुक्स ऑफ अकाउंट वाला अकाउंट विच इज मेंटेन्ड बाय द इंडियन बैंक इन इंडिया इन रुपीज, तो इसको बोलते हैं नॉस्ट्रो मिरर अकाउंट। तो विदेशी बैंक मेंटेन कर रहा है नॉस्ट्रो अकाउंट और देसी बैंक उसी नॉस्ट्रो अकाउंट को रुपीस में कन्वर्ट करके अपने बुक्स में मेंटेन कर रहा है, नॉस्ट्रो मिरर अकाउंट। तो इनमें रिकॉन्सिलिएशन होगा, रिकॉन्सिलिएशन में अगर नेट क्रेडिट आइटम्स निकल के आते हैं तो वो लायबिलिटी है, उसको भी ऐड करो। ठीक है, अब तुम लोग देखो जरा, मुझे बोला गया क्वेश्चन में कि 50,000 CR में ये सारे आइटम्स इंक्लूडेड है। अब ये दो आइटम आप देखो जरा, नेट क्रेडिट बैलेंस इन ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट अकाउंटेड बुक्स, ये दोनों इंक्लूडेड होने चाहिए थे और ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं, ये इंक्लूडेड होने चाहिए थे इंक्लूडेड की लिस्ट में और ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो मुझे अलग से ऐड नहीं करना है। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करो, 50,000 में से वो सब आप माइनस करते जाओ, 50,000 था, बैंक ने जो डिटेल निकाला, अब उसमें से जितने भी नेगेटिव से सब माइनस करते जाओ एक एक करके। ठीक है, ये दो अकाउंट देख लो, ये माइनस नहीं होंगे प्लस भी नहीं होंगे, बिकॉज ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो प्लस नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। मेरा आंसर आएगा सर 18,080 करोड़। 4 ऑप्शंस थे एमसीक्यू में, राइट आंसर इज 1880 करोड़। तो अभी कैलकुलेशन भी देख लिया, एक कंसेप्ट अच्छा होता है इससे पीछे, अभी खत्म नहीं हुआ है। आई एम टीचिंग स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का प्रोसीजर, तो 4 पॉइंट्स है, 1 2 3 4, कॉम्पोजिशन, डेट, एग्जामिन, एक्सक्लूड, फिर इंक्लूड, फिर अब ये देखो नंबर 6, कुछ आइटम्स है जो एग्जम्प्टेड हैं। क्या क्या ये आइटम्स थोड़े याद रखने हैं, मिनिमम ईसी एलिजिबल क्रेडिट एंड लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स, ये एग्जम्प्ट है। जो बैंक वाले जो एनआरआई लोग के लिए जो अकाउंट मेंटेन करते हैं ना, फॉरेन करेंसी एनआर अकाउंट या एनआरई एनआरओ मोर देन 3 ईयर मैच्योरिटी वाला, उसको भी एग्जम्प्ट कर रखा है। ठीक है, अच्छा, ये जितने भी अकाउंट्स है सीआरआर एसएलआर के, इनको जब आप फॉरेन करेंसी से इंडियन में कन्वर्ट करोगे ना, तो यू विल टेक द रेफरेंस रेट फ्रॉम फिबिल, फाइनेंशियल बेंचमार्क्स ऑफ इंडिया लिमिटेड, फिबिल। ठीक है, तो फिबिल वाला रेफरेंस रेट लेना है, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो न्यूयॉर्क एक्सचेंज रेट लेना है। ठीक है, ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। तो ये 3 एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के आइटम्स हैं। देन फिर सिंपल है, चेक करो कि एसएलआर कैलकुलेशन में आपने सारे ब्रांचेस इंक्लूड किए हैं। इनफैक्ट फॉरेन ब्रांचेस के साथ जो ट्रांजैक्शन होता है उससे जो फॉरेन ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट होता है वो भी आपने कंसिडर किया है। सीआरआर के लिए फॉर्म ए जमा करना है और एसएलआर के लिए फॉर्म 8 जमा करना है। रीजनल एंड ओवरऑल कंसोलिडेशन, सारे ब्रांचेस का कंसोलिडेशन एचओ में मत करो, बोलता है ब्रांचेस का कंसोलिडेशन रीजनल लेवल पे कर लो, फिर रीजनल मैंने कंसोलिडेट करके रीजनल ऑडिटर, जैसे ब्रांच ऑडिटर्स अपने ब्रांच का ट्रायल बैलेंस चेक करके भेजेंगे रीजनल ऑडिटर के पास,
रीजनल ऑडिटर उन ब्रांचेस को कंसोलिडेट करेगा, फिर रीजनल ऑडिटर्स भी तो अलग अलग हैं, वो भेजेंगे स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर को, वो फिर एचओ लेवल पे कंसोलिडेट करेगा। दैट इज द कंसोलिडेशन प्रोसेस। अनऑडिटेड ब्रांचेस, आपको ये अपने सर्टिफिकेट में मेंशन करना पड़ेगा, एसएलआर के ऊपर जो हम लोग रिपोर्ट सर्टिफिकेट देते हैं ना उसमें मेंशन करना पड़ेगा कि सो मेनी ब्रांचेस आर अनऑडिटेड, और उनके ऊपर जो डेटा है हमने उस पर रिलाई करके काम किया है। ओके, अब ये लोग बोल रहे हैं कि आजकल सब कुछ ऑटोमेटेड होता है, डेटा फ्लो, ये जो इतना डेटा आपको गैदर करना पड़ रहा है 12 ऑड डेट के लिए 12 ट्रायल बैलेंस, फिर जो लास्ट फ्राइडे ऑफ सेकंड प्रीसीडिंग फोर्टनाइट उसके लिए जो 12 फ्राइडेज होंगे उनका निकालो ट्रायल बैलेंस, तो 24 ट्रायल बैलेंस का पूरा कंसोलिडेशन बोलता है, सब आजकल ये ऑटोमेटिक होता है, तो आप उसको कंसिडर करके अपने प्रोजेक्ट डिजाइन कर सकते हो। ओके, तो ये था सर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। एक क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर लिया इसको लेकर, तो दैट वाज द अमेंडमेंट इन बैंक ऑडिट, इट वाज अ नाइस अमेंडमेंट। ओके, आज हम लोग एनबीएफसी ऑडिट में जो अमेंडमेंट्स है वो पढ़ने जा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत सुंदर से प्रेम से एग्जाम्पल के साथ पढ़ाऊंगा, आराम से आप लोगों को याद रहेगा। दिस इज एनबीएफसी ऑडिट अमेंडमेंट, ये नोट्स आप देख सकते हो इधर, ठीक है, तो ये नोट्स के लिंक भी मैं अटैच कर दूंगा, ध्यान देना। सबसे पहली बात तो आरबीआई ने नए डायरेक्शंस इशू किए हैं जिनका नाम आप याद कर लो, और ये नाम whenever you are answering any question on NBFC audit तो ये नाम तो चाहिए ही चाहिए इधर बोर्ड पर, मास्टर डायरेक्शन NBFC स्केल बेस्ड रेगुलेशन, ये वर्ड चाहिए मेरे को, स्केल बेस्ड रेगुलेशन डायरेक्शंस 2023। बाकी तुम इधर उधर कोई दिक्कत नहीं है, तुम सीधा बोलो आरबीआई का स्केल बेस्ड रेगुलेशंस डायरेक्शंस 2023। द मोमेंट यू राइट दिस, एग्जामिनर की नज़रों में जाएगा कि हाँ ये अमेंडेड आंसर लिख रहा है, तो ये फर्स्ट नाम है, याद रखना है। अब नीचे आते हैं, नेट ओन्ड फंड्स, जो छोटे छोटे एनबीएफसीज होते हैं ना उनके लिए नेट ओन्ड फंड अभी भी 2 करोड़ है, लेकिन बाकी सबके लिए इन्होंने धीरे धीरे लिमिट को बढ़ा दिया है। छोटे छोटे एनबीएफसीज मतलब सर वो एनबीएफसीज जिनमें कोई पब्लिक फंड नहीं है, कोई कस्टमर इंटरफेस नहीं है, 2 करोड़। फिर ये 2 एनबीएफसीज, ये भी बेस लेयर वाले एनबीएफसीज हैं, पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म और अकाउंट एग्रीगेटर, ठीक है, इन दोनों को भी बोला 2 करोड़ का नेट ओन फंड अलाउड है। अब ऊपर इन तीनों के लिए आईसीसी, द मोस्ट टिपिकल एनबीएफसी इज आईसीसी, इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी जैसे बजाज फाइनेंस, या फिर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, या फिर फैक्टर, इनको एक टाइमलाइन दिया गया है कि आपको अपना नेट ओन फंड इंक्रीज करके 10 करोड़ रुपीस तक पहुंचाना है। कहां तक पहुंचाना है? 10 करोड़। अब वो टाइमलाइन कुछ इस तरह से है, ठीक है, मैं लिख रहा हूं यहां पे 2 5 7 5 7 2 5 10 5 7 10, फिर से 5 7 10। ओके, आईसीसी इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कंपनीज की करंट नेट ओन फंड है 2 करोड़, इनको बाय 31 मार्च 2025 जो कि बीत चुका है वहां तक 5 करोड़ करना है, और 31 मार्च 2027 तक 10 करोड़ करना है। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को और फैक्टर्स को अभी 5 करोड़ है, 31 मार्च 25 तक 7 करोड़ करना था, और 27 तक 2027 तक उनको 10 करोड़ करना है। अब इसमें नॉर्थ ईस्ट के लिए एग्जाम थोड़ा सा कम है, नॉर्थ ईस्ट के लिए ये है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में जितने भी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं भारत में, जो नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो हमारे 7 स्टेट्स हैं, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, इस तरफ है नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये जो 7 नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, इनमें जितने भी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं उनका करंट है 2 करोड़, फिर उन लोग को 2025 तक करना था 5 करोड़, और अब फाइनली करना है 10 करोड़, ठीक है। तो ये एक इन्होंने पाथ बनाया है, टाइमलाइन टू मीट द न्यू नेट ओन फंड क्राइटेरिया। सो दीज 3 एनबीएफसीज, फिर से आईसीसी, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एंड फैक्टर्स, इनको अपना नेट ओन फंड बढ़ाना है धीरे धीरे। आईसीसी का क्या है? 2 5 10, बीच में 7 है ही नहीं, 2 5 10। एमएफआई माइक्रो फाइनेंस और फैक्टर्स का 5 7 10, 2 नहीं है, सीधा स्टार्ट 5 से, तो 5 7 10। इंफ्रास्ट्रक्चर वाली जो एनबीएफसीज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड एनबीएफसी, ये दोनों इंफ्रास्ट्रक्चर वाले हैं, इनके लिए 300 करोड़ का नेट ओन फंड है। ओके, सो दिस इज द टाइम लिमिट टू मीट द नेट ओन फंड। तो इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव भी बन सकता है, एमसीक्यू भी बन सकता है। नेक्स्ट टॉपिक विच इज द बिगेस्ट अमेंडमेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट,
हम लोग सब जानते हैं कि बैंक ऑडिट के अंदर भी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होता है, एनबीएफसी में भी होता है, पर बैंक ऑडिट में इन्होंने कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का कोई भी डिटेल या न्यूमेरिकल नहीं दिया, बस एक मोटे मोटे तौर पे बोला कि बैंक ऑडिट में कि टीयर 1 कैपिटल रेशियो इज इक्वल टू टीयर 1 कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट्स इनटू 100%, टोटल कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इक्वल टू टीयर 1 प्लस टीयर 2 कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट्स इनटू 100%, बस इतना बोला है, बाकी डिटेल नहीं है। लेकिन एनबीएफसी ऑडिट के अंदर इन्होंने फुल डिटेल डाला है एंड इट्स वेरी वेरी गुड। तो मैं इसको पूरा एक इलस्ट्रेशन जैसा मैंने बनाया है, मैं उस इलस्ट्रेशन के थ्रू ही तुमको समझाऊंगा, तुमको पूरा क्लियर भी हो जाएगा। ओके, मेरी बातों को एकदम ध्यान से सुनना, प्रेम से समझेंगे हाँ, धीरे धीरे। ओके, सबसे पहले तो टोटल कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मतलब टीयर 1 और टीयर 2 मिला के, ठीक है। तो टीयर 1 कैपिटल का मतलब होता है गुड क्वालिटी कैपिटल। जैसे ये जो आप देख रहे हो, दिस इज कैलकुलेशन ऑफ टीयर 1 कैपिटल, इट्स अ गुड क्वालिटी कैपिटल। और टीयर 2 कैपिटल को हम लोग बोलते हैं बैड क्वालिटी कैपिटल, बट स्टिल कैपिटल बट बैड क्वालिटी कैपिटल, तो नीचे आता है। तो इधर इनकी टीयर 1 टीयर 2 कैपिटल रेशियो कितनी होनी चाहिए? टीयर 1 कैपिटल प्लस टीयर 2 कैपिटल शुड बी एटलीस्ट 15% ऑफ रिस्क वेटेड असेट्स। सिंपल याद रखना है तो तुम बोलोगे 15% ऑफ रिस्क वेटेड असेट्स, या फिर फॉर्मूला को चेंज करके बोलोगे टीयर 1 कैपिटल प्लस टीयर 2 कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड असेट्स इज इक्वल टू 15%। लेकिन इफ यू वांट टू एलोंगेट इट, द फुल वर्जन इज दिस 15% ऑफ रिस्क वेटेड असेट्स ऑन बैलेंस शीट आइटम्स प्लस रिस्क एडजस्टेड वैल्यू ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स, मतलब जो कंटिंजेंट लायबिलिटीज होती हैं उसका। तो जनरली जो सम्स आते हैं ना उसमें इतना लंबा चौड़ा नहीं रहता, सम्स में वो लोग आपको RWA रिस्क वेटेड असेट्स देते हैं और उसी का 15% आपको निकालना है कि ये होगा टोटल कैपिटल इतना होना चाहिए। अब टीयर 1 कैपिटल कितना होना चाहिए? टोटल कैपिटल 15%, टीयर 1 कैपिटल 10%, टीयर 1 कैपिटल 10%। लेकिन अगर आप एक गोल्ड लोन वाले एनबीएफसी हो, गोल्ड लोन वाला एनबीएफसी मतलब वो एनबीएफसी जिनका प्राइमरी फाइनेंशियल असेट्स मोर देन 50% ऑफ द फाइनेंशियल असेट्स गोल्ड लोन के फॉर्म में है, ठीक है। तो गोल्ड लोन वाले जो एनबीएफसीज हैं उनके लिए टीयर 1 कैपिटल 10% नहीं है, 12% है, थोड़ा ज़्यादा है, 12% है इधर बोर्ड पे। टीयर 1 कैपिटल ऊपर क्या था, ये था टीयर 1 प्लस टीयर 2 कैपिटल। अब नीचे सिर्फ टीयर 1 है। ओके, यू वांट टू नंबर इट, यू कैन डू इट लाइक दिस फॉर योरसेल्फ, 1 2 3, ठीक है। तो अभी सेकंड और थर्ड में आई एम टॉकिंग अबाउट टीयर 1 कैपिटल। तो सेकंड वाला टीयर 1 कैपिटल एक्सेप्ट माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एंड एक्सेप्ट गोल्ड लोन वाला एनबीएफसी 10%, और नीचे थर्ड पॉइंट में लिखा है टीयर 1 कैपिटल फॉर गोल्ड लोन वाला एनबीएफसी इज इक्वल टू 12%, ठीक है। ये है पूरा। तो ये ना अच्छे से इस सारे स्टूडेंट्स को याद होना बहुत आवश्यक है। 15%, 10%, 12% ये सब सम्स में यूज होता है। ओके, अब टीयर 1 और टीयर 2 में क्या क्या आएगा एकदम सिंपल तरीके से बताऊंगा, मैं याद हो जाएगा। टीयर 1 कैपिटल कंप्राइजेज ऑफ 2 थिंग्स, इट इज द समेशन ऑफ 2 थिंग्स। ये बेस लेयर में 2 थिंग्स नहीं होता, बेस लेयर वाली जो एनबीएफसी है उनके लिए केवल फर्स्ट वाला होता है, ओन्ड फंड, ठीक है। अगर बेस लेयर वाला एनबीएफसी है तो सिर्फ एक ही आइटम आएगा, ओन्ड फंड लेस इन्वेस्टमेंट्स, ये सेकंड वाला नहीं आएगा, परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स नहीं आएगा। लेकिन अगर मिडल लेयर है, अपर लेयर है, तब दोनों आएंगे, ठीक है, 2 आइटम्स। सो फर्स्ट आइटम इज टीयर 1 ओन्ड कैपिटल, मेरा अपना कैपिटल कंपनी का कितना है एनबीएफसी का। ओन्ड कैपिटल की कैलकुलेशन की भी एक लंबी लिस्ट होती है, पर वो लकीली हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हमें क्वेश्चन में ओन्ड फंड्स लिखा हुआ होगा। अब क्या एक एनबीएफसी दूसरे एनबीएफसीज में या ग्रुप कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकता है? इन्होंने बोला अप टू 10% ऑफ ओन्ड फंड, अप टू 10% ऑफ ओन्ड फंड। तो अगर किसी एनबीएफसी ने ग्रुप कंपनीज में या फिर अदर एनबीएफसीज में जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है, इफ इट एक्सीड्स 10% ऑफ ओन्ड फंड्स, तो जो एक्सेस पोर्शन है वो माइनस करो, माइनस इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर्स ऑफ अदर एनबीएफसीज एंड ग्रुप कंपनीज minus investment in shares of other NBFCs and group companies exceeding मतलब in excess of 10% of owned fund. Now look at this example. मेरे एग्जाम्पल में मैंने ओन्ड फंड कितना लिया है? 600 करोड़। तो 10% तक अलाउड है इन्वेस्टमेंट्स करना, तो 10% ऑफ 600 60 करोड़, पर हमने जो इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं वो है 100 करोड़, तो 60 करोड़ तक अलाउड है 10%, उससे ज़्यादा कर रखा है, ज़्यादा कितना कर रखा है 40 करोड़, माइनस करो, माइनस को मैं
ब्राउन कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ। ओके, तो फर्स्ट आइटम क्या है, ओन्ड फंड्स। मैं एक बार पूरा इंडिविजुअली पढ़ा दूँ, फिर टोटल भी वापस से पढ़ा के रिवाइज करा दूंगा, ठीक है, ध्यान सुनना, ये याद करके उठेंगे यहाँ से हम लोग। ओन्ड फंड्स माइनस इन्वेस्टमेंट्स इन द शेयर्स ऑफ ग्रुप कंपनीज और अदर एनबीएफसीज इन एक्सेस ऑफ 10%, 10% ऑफ ओन्ड फंड तक अलाउड है, उससे ज्यादा है तो भाई माइनस करो। नंबर 2, परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट, मतलब है तो ये डेट पर ये परपेचुअल है, मतलब ये कभी चुकाना ही नहीं पड़ेगा, चलते जाएगा चलते जाएगा, तो इट इज एज गुड एज कैपिटल, और ये गुड क्वालिटी कैपिटल माना जाता है। इट कम्स इन टीयर 1 कैपिटल। परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स, इसको भी आप ऐड करो वहां पे। पर सर इसमें भी एक ज्ञान है, क्या ज्ञान है, परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स आप ऐड कर सकते हो, बट नॉट मोर देन 15% ऑफ लास्ट ईयर्स टीयर 1 कैपिटल। तो क्वेश्चन में अगर आपको वो लोग बोल देते हैं कि लास्ट ईयर हमारी टीयर 1 कैपिटल थी लेट से 500 CR, तो उसका 15% कितना होता है 500 CR का, 75 CR। तो आप परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट ले सकते हो पर मैक्सिमम अप टू 75 CR। नाउ अगर मेरा परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट है मान लो 100 CR, लेट से 100 CR, तो टू द एक्सटेंट ऑफ 15% ऑफ लास्ट ईयर्स टीयर 1 कैपिटल विच इज 15% ऑफ 575, वो 75 यहां जाएगा, जो बचा हुआ 100 माइनस 75 25, वो टीयर 2 में जाएगा। परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स से 100 करोड़, टू द एक्सटेंट इट डज नॉट एक्सीड 15% ऑफ द लास्ट ईयर्स टीयर 1 कैपिटल। अब क्वेश्चन में सपोज लास्ट ईयर टीयर 1 कैपिटल है 500 करोड़, तो 500 करोड़ का 15% 75, तो 100 करोड़ में से 75 करोड़ यहां जाएगा और 25 करोड़ सर टीयर 2 में जाएगा, ठीक है, ऐसा है। ओके, एक बार रिकैप कराते हैं। यहां पर मैं क्या देख रहा हूं सर, दो चीजों से बना है, ओन्ड फंड माइनस इन्वेस्टमेंट्स प्लस पीडीआई, परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स। मुझे ख्याल रखना है इन्वेस्टमेंट्स इन एक्सेस ऑफ 10% माइनस करना है, पीडीआई में याद रखना है टू द एक्सटेंट ऑफ 15% ऑफ लास्ट ईयर्स टीयर 1 कैपिटल, वो ऐड होगा, उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा है तो वो टीयर 2 में जाएगा, ठीक है। ये टीयर 1 का कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस देयर वाले एनबीएफसीज में ये दो नहीं होता, सिर्फ ये पहला वाला होता है, ओन फंड माइनस इन्वेस्टमेंट्स। नेक्स्ट सर टीयर 2 कैपिटल। टीयर 2 कैपिटल में 6 आइटम्स आते हैं, 6 आइटम्स। फर्स्ट, प्रेफरेंस शेयर्स जो कंपल्सरी कन्वर्टेबल नहीं है। आप सोचो, अगर कोई प्रेफरेंस शेयर है जो कंपल्सरी कन्वर्टेबल है, तब तो वो गुड क्वालिटी इक्विटी है, वो तो इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा, चुकाना तो पड़ेगा ही नहीं, वो तो इक्विटी है, तो वो टीयर 1 में जाएगा ना, वो टीयर 1 में ओन फंड्स की कैलकुलेशन में जाता है, तो वो टीयर 2 में नहीं आता है। तो बोला कंपल्सरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस छोड़ के जो भी प्रेफरेंस शेयर है, चाहे नॉन कन्वर्टेबल चाहे ऑप्शनली कन्वर्टेबल, वो पुअर क्वालिटी कैपिटल है, बिकॉज एक दिन तो रिडीम करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ले लो टीयर 2 में, ठीक है सर। रिवैल्यूएशन रिजर्व भी ले लो, बट 55% डिस्काउंट माइनस करो, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व एक गंदा रिजर्व है, उसको आप टीयर 2 में ले सकते हो, बट माइनस करो 55% डिस्काउंट, यानी 45% वैल्यू आउटर कॉलम में जाएगा। तो लेट से कि मेरा रिवैल्यूएशन रिजर्व है 200 करोड़, तो 55% डिस्काउंट माइनस करो, कितना आएगा 90 CR, आउटर कॉलम 90 CR। जनरल प्रोविजंस, जनरल प्रोविजंस, जनरल प्रोविजंस वगैरह टू मीट अनएक्सपेक्टेड लॉसेस वगैरह जो होते हैं, बोला वो भी आप ऐड कर सकते हो, बट मैक्सिमम कितना 1.25% ऑफ रवा। तो क्वेश्चन के अंदर वो लोग रवा आपको लिख के दे देंगे, रिस्क वेटेड एसेट उसका 1.25%, तो उससे ज़्यादा नहीं। अब मान लीजिए इन दिस क्वेश्चन मेरा जनरल प्रोविजन है 60, परंतु 1.25% ऑफ रवा मैंने सॉल्व किया। क्वेश्चन में हम लोग को रवा दिया हुआ है 4000 CR, तो 4000 CR का 1.25% करोगे तो 50 आता है। तो जनरल प्रोविजन है 60, बट मैं मैक्सिमम कितना लिख सकता हूँ 1.25%, विच इज कमिंग टू 50, तो आउटर कॉलम 50। फिर ये दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हाइब्रिड डेट कैपिटल इंस्ट्रूमेंट, सबऑर्डिनेटेड डेट। ये भी डेट मनी टाइप के ही होते हैं, पर ये फिर भी थोड़े बेटर होते हैं, इसीलिए कैपिटल में काउंट किया जा रहा है। टीयर 2 कैपिटल ऐड कर दो। और छठा आइटम तो सर वो जो ऊपर वाला पीडीआई था ना, जो एक्सेस बच गया था वही आ गया। तो टीयर 2 कैपिटल में 6 आइटम्स हैं। अब आप टीयर 2 कैपिटल का टोटल निकालो, इट विल कम टू 315। याद रखना है जब आपने टीयर 2 सॉल्व करके निकाल लिया, इट शुड नॉट बी मोर देन टीयर 1। अब मेरे एग्जाम्पल में तो लकीली टीयर 1 था 635 CR,
और मेरा टीयर 2 300 समथिंग आ रहा है, 315, तो कम ही है। लेकिन मान लो अगर टीयर 2 इससे ज़्यादा होता, लेट्स से टीयर 2 कैपिटल आपने सॉल्व किया एंड इट इज कमिंग टू 800 CR, तो यू विल टेक मैक्सिमम टीयर 2 कैपिटल इज इक्वल टू 635 CR। तो मेरे केस में वो इशू हुआ नहीं, ठीक है। टीयर 1 कैपिटल, दिस इज टीयर 1 एंड दिस इज टीयर 2, तो टीयर 2 टीयर 1 से कम ही है तो चलेगा। अब अगर आपसे टीयर 1 रेशियो बोले तो आप निकाल लो यार, 635 बाई रवा 4000 था, 15%, और रिक्वायरमेंट कितने की होती है? टीयर 1 की रिक्वायरमेंट होती है सिर्फ 10% की, तो उससे तो ज़्यादा ही है सर। और टीयर 1 एंड 2 दोनों मिला के लेना है, तो 635, इधर देख लो, 635 प्लस 315, 950, 950 डिवाइडेड बाई 4000 कम्स टू 23%। रिक्वायरमेंट कितने की होती है? 15%। तो वी आर सेटिस्फाइंग बोथ द टीयर 1 एंड टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट। ओके, दिस इज द कैलकुलेशन। नाउ एक बार मोटे तौर पे समझ में आ गया तो अब मैं तुमको याद करवाता हूँ, ठीक है? इधर सुनना। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, आपकी टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 15%। टीयर 1 कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 10%। गोल्ड लोन वाली एनबीएफसी है तो टीयर 1 10 के बदले 12%। सेकंड, आपको ये याद रखना है कि टीयर 1 कैपिटल में क्या आता है? सर टीयर 1 कैपिटल में लिखा हुआ 2 आइटम है पर आता 3 है। एक है ओन्ड फंड, दूसरा है माइनस करो इन्वेस्टमेंट्स, तीसरा है पीडीआई ऐड करो। ओन्ड फंड माइनस इन्वेस्टमेंट्स प्लस पीडीआई, परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट। और सर ये टीयर 2 में 6 आइटम्स आता है। वो 6 आइटम्स क्या है सर? टीयर 2 का 6 आइटम, सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर्स अदर देन कंपलसरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, रिवैल्यूएशन रिजर्व, जनरल प्रोविजंस, हाइब्रिड डेट कैपिटल इंस्ट्रूमेंट, सबऑर्डिनेटेड डेट, पीडीआई जो टीयर 1 से कैरी फॉरवर्ड होकर आ रहा है। ये मोटे तौर पे याद हो जाता है कि टीयर 1 में 3 आइटम, टीयर 2 में 6 आइटम। दिक्कत कहाँ आती है? वो जो अंदर में बोला है ना एक्सीडिंग, नॉट एक्सीडिंग, उसमें। तो ऐसे टोटल 5 केसेस हैं। पहला केस, ठीक है, मैं एक बार इसको स्टार दे देता हूँ। पहला केस, इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर्स ऑफ अदर एनबीएफसीज एंड ग्रुप कंपनी, जो आपको माइनस करना है, दैट इज इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ ओन्ड फंड। ये याद रखना है। तो ओन्ड फंड जो भी है उसका 10%, उससे जो एक्स्ट्रा है वो माइनस करोगे, पूरा माइनस नहीं करोगे। सेकंड, पीडीआई परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट नॉट एक्सीडिंग, इस बार एक्सीडिंग है कि नॉट एक्सीडिंग? नॉट एक्सीडिंग 15% ऑफ लास्ट ईयर का टीयर 1 कैपिटल। तो लास्ट ईयर जो भी मेरा टीयर 1 कैपिटल था, जो भी था उसका 15%, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, वो सीलिंग है। और अगर कुछ बच गया एक्स्ट्रा, भेजो इसको नीचे टीयर 2 के अंदर। रिवैल्यूएशन रिजर्व क्वेश्चन में देंगे, अपने को -55% करना पड़ेगा, भूलना नहीं है। जनरल प्रोविजंस, इसमें याद रखना है जनरल प्रोविजन शुड नॉट बी मोर देन 1.25% ऑफ रवा। एंड लास्ट सर, ये याद रहे कि टीयर 2 कैपिटल शुड ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू टीयर 1 कैपिटल। ये चेक करना है। तो ये 5 चीजें चेक करनी है, बाकी आराम से हो जाएगा सम्स तुम्हारा इससे, ठीक है? तो ये पूरा मैंने सम्स के फॉर्मेट में डिजाइन किया सो दैट यू कैन इजीली सॉल्व इट एंड चेक इट। रिस्क अब नीचे, इनकम रिकॉग्निशन एंड एसेट क्लासिफिकेशन। एक बहुत अच्छी चीज है, जैसे बैंक ऑडिट में एनपीए बनता है सर 90 दिन बाद, है ना? इधर एनपीए हमने बैंक ऑडिट में हमेशा सीखा है कि जब इंस्टॉलमेंट ओवर ड्यू हो जाए फॉर मोर देन 90 डेज एनपीए बन जाएगा। पर एनबीएफसी में ये 180 दिन था, मतलब 180 डेज तक वेट करेंगे फिर एनपीए बनाएंगे। तो अब आरबीआई ने बोला इसको भी धीरे धीरे हम लोग 90 डेज पर लेके आएंगे। इसके लिए आरबीआई ने एक ग्लाइड पाथ बनाया है, इसको बोलते हैं ग्लाइड पाथ, ये आरबीआई ने बनाया है, ठीक है? एनपीए ग्लाइड पाथ बोलता है कि बाय 31 मार्च 2024 हम लोग इसको 180 से कम करके 150 कर देंगे। बाय 31 मार्च 25 150 से कम करके 120 कर देंगे। बाय 31 मार्च 2026 इसको 120 से कम करके 90 कर देंगे। मतलब ये ग्लाइड पाथ कुछ ऐसा होगा, 180 से गिर के 150 से गिर के 120 से गिर के 90। तो ये करना है हमें कब तक? 31 मार्च 2024 तक जो गया, ये 31 मार्च 2025 तक गया, अब 31 मार्च 2026 जो आने वाला है। ओके, तो ये भी धीरे धीरे 180 से 90 हो जाएगा, तब तक के लिए इस तरह से लिखा जाएगा। अभी देखो यहाँ बैंक लोन में, बैंक ऑडिट में टिपिकली एनपीए में 3 आइटम रहते हैं, वो बोलते हैं टर्म लोन,
CCOD और दूसरा तीसरा वो लोग आपको ये बोलते हैं बिल्स डिस्काउंटेड। यहाँ पर है 7 आइटम्स। ओके चलो 1 2 3 4 तो तुम बोलोगे सर इट लुक्स लाइक बैंक ऑडिट ओनली, इंटरेस्ट ड्यू, इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट ड्यू, बिल्स ड्यू, डिमांड या कॉल लोन पे इंटरेस्ट ड्यू, लेकिन ये 3 हटके हैं। ठीक है, आपको पता है कि NBFC अलग अलग तरह के बिजनेसेस करता है, लीज करता है, हायर परचेज करता है, तो इसमें इन्होंने बोला इंटरेस्ट इनकम ऑन रिसीवेबल्स अंडर करंट असेट मतलब शॉर्ट टर्म एडवांसेस, फिर ड्यूज ऑन सेल्स माल बेचा उसका उधार, थर्ड लीज एंड HP इंस्टॉलमेंट। तो NBFC में ये 3 नाम हमें एक्स्ट्रा देखने को मिल रहे हैं। अगर ये ड्यू रह जाए फॉर 180 डेज, जो कि ग्रेजुअली गिरते गिरते भी 90 डेज हो जाएगा, तो इट विल बी क्लासिफाइड एज NPA, और NPA बनने के बाद फर्स्ट आप सब स्टैंडर्ड असेट रहोगे। ठीक है, बेस लेयर वाले NBFCs सब स्टैंडर्ड असेट को 18 महीने तक रखते हैं, और जो अपर लेयर या मिडल लेयर है वो 12 महीने तक रखते हैं। ठीक है, इधर लीज रेंटल एंड HP इंस्टॉलमेंट विच हैज बिकम ओवरड्यू फॉर 180 डेज प्रोवाइजो प्रोवाइडेड दैट द लीज और HP NBFC shall classify each account separately on the basis of recovery. ओके अच्छा, ये पॉइंट नंबर जो A आप देख रहे हो ना, ये अलग है, ये नॉर्मल है। ये बोलता है अगर एक बोरोवर ने NBFC से मल्टीपल फैसिलिटी ले रखा है तो उसमें से एक भी NPA बन गया तो सब NPA बन जाएगा, जस्ट लाइक बैंक ऑडिट। बेस लेयर वाले NBFCs सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में कितने महीने तक रखते हैं अपने NPAs को? 18 महीने। मिडल लेयर या अपर लेयर वाले कब तक कितने में रखते हैं? 12 महीने। 18 महीने 12 महीने। वहाँ पर बैंक ऑडिट में सब स्टैंडर्ड पूरा का पूरा 12 महीने का होता है, यहाँ पे अलग अलग। बेस लेयर वालों के लिए 18 महीने हैं। फिर इसको देखो, अगर कोई लोन रीस्ट्रक्चर हुआ है तो जब तक 1 साल तक आफ्टर रीस्ट्रक्चरिंग वो सेटिस्फैक्टरली परफॉर्म नहीं कर देता तब तक हम लोग उसको अपग्रेड नहीं करते। ठीक है, ये क्लियर है? प्रोवाइजो इंफ्रास्ट्रक्चरल लोन, इंफ्रास्ट्रक्चर लोन को हम लोग क्लासिफाई करेंगे एज सब स्टैंडर्ड असेट। फिर से डाउटफुल असेट, सर जो बेस लेयर वाला 18 महीने सब स्टैंडर्ड रह चुका है वो अब डाउटफुल में जाएगा। मिडिल या अपर लेयर वाला अगर 12 महीने तक सब स्टैंडर्ड रह चुका है तो वो डाउटफुल में जाएगा। दिस वन। प्रोविजन की रेट्स में थोड़ा सा जो अमेंडमेंट वो बता देता हूँ। बेस लेयर वालों के लिए इन्होंने बोला द रेट ऑफ प्रोविजन विल बी 0. स्टैंडर्ड असेट पे 0.25%, 0.25%। सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड का सेम है, लेकिन जो ये क्या बोलते हैं मिडिल लेयर है, मिडिल लेयर वालों के लिए स्टैंडर्ड असेट पे प्रोविजन है 0.4%। ठीक है, अपर लेयर के लिए प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, मिडिल लेयर के लिए 0.4%। इस पे क्वेश्चन भी था। जितने भी आप स्टैंडर्ड असेट्स पे प्रोविजन बनाओगे, द प्रोविजन ऑफ स्टैंडर्ड असेट, उसको आप एडवांसेस से नेट ऑफ करके नहीं दिखाओगे बल्कि उसको कंटिंजेंट अलग से दिखाओगे। कंटिंजेंट प्रोविजंस अगेंस्ट स्टैंडर्ड असेट, उसको आप अलग से शो करोगे, नेट ऑफ नहीं करोगे। ठीक है, ये था RBI ये NPA नॉर्म्स, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। अब इसमें लास्ट टॉपिक है SAC, स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स सर्टिफिकेट। स्टैट्यूटरी ऑडिटर से एक सर्टिफिकेट, जैसे हर NBFC को बताना पड़ता है कि हम लोग NBFC वाली एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, वी आर होल्डिंग सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड वी आर एलिजिबल टू होल्ड इट। तो जो ऑडिटर होता है वो 31 मार्च को 50% वाला कैलकुलेशन करके क्राइटेरिया चेक भी करता है। ऑडिट रिपोर्ट जिस दिन वो देगा, ऑडिट रिपोर्ट, वहाँ से 5 वर्किंग डेज के अंदर वो एक सर्टिफिकेट देगा कॉल्ड स्टैट ऑडिटर सर्टिफिकेट कि यस ये लोग NBFC के सारे कंडीशंस कंप्लाई कर रहे हैं, दे आर एलिजिबल टू बी एन NBFC। ठीक है, कब तक देना है ये सर्टिफिकेट? विद इन 5 वर्किंग डेज ऑफ द साइनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट एंड लास्ट टू लास्ट बाय 31 दिसंबर ऑफ द ईयर, उससे ज़्यादा नहीं। ओके, सो सर दीज वर NBFC ऑडिट अमेंडमेंट्स। ओके, अच्छे अमेंडमेंट्स हैं, इनको एक बार सुनने से भी शायद नहीं होगा, 2-3 बार तुमको सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब जाके तुमको एकदम क्लियरली ये याद हो जाएगा। अब प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर क्या क्या अमेंडमेंट्स आए वो मैं दिखा रहा हूँ। बहुत कम अमेंडमेंट्स हैं। एक तो क्लॉज ऐड हुआ है, पहले 34 मिसकंडक्ट से अब 35 मिसकंडक्ट्स हैं। सेकेंड शेड्यूल के अंदर पार्ट 2 में इन्होंने एक क्लॉज ऐड किया है, क्लॉज नंबर 5, वो ये है, बहुत मामूली सा है। इफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट्स एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013,
ये वाला जो क्लॉज है ना, ये सारे सीएस के लिए एप्लीकेबल है। मतलब मान लो कि एक सर्विस करने वाला चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो ऑडिट रिपोर्ट साइन कर रहा है, तो उस पर भी एप्लीकेबल है। गलत अपॉइंटमेंट हुआ है, एक ऐसा चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसके पास सीओपी सर्टिफिकेट और प्रैक्टिस नहीं है, वो भी ऑडिट सर्टिफिकेट रिपोर्ट साइन कर रहा है। हालांकि मुश्किल है, यूनियन नंबर आजकल आ ही चुका है प्रोटेक्शन के लिए, पर फिर भी तो एक जनरल क्लॉज इन्होंने बनाकर डाल दिया है कि इफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट वेदर इन प्रैक्टिस और नॉट एक्ट्स इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द कंपनीज एक्ट अपॉइंट्स एज द ऑडिटर, तो वो गिल्टी है। ये क्लॉज में ऐड हुआ है। इसके अलावा सर देयर आर सम रीसेंट डिसीजंस ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड्स बोर्ड जो ऐड हुए हैं, और वो लिस्ट में कुछ ऐड हुए हैं, देख लो यहाँ पर ये 12, ये मैं आप लोग को समझा देता हूँ। रीसेंट टाइम्स में आप लोग पाओगे कि ESB एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड के जितने भी डिसीजंस आ रहे हैं ना हॉट, उन पे एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाता है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना है इसको, ठीक है। नंबर 1, भारत की जो टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज है बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन, उनको एक BRSR बनाना पड़ता है, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, BRSR। क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट जो स्टैट ऑडिटर है कंपनी का, लिस्टेड कंपनी का, वो उसी कंपनी का BRSR प्रिपेयर कर सकता है? नहीं। क्या वो BRSR पे अश्योरेंस दे सकता है? यस, वो तो हम देते ही हैं, यस। तो प्रिपेयर नहीं कर सकते, अश्योरेंस दे सकते हैं। नंबर 2, आप जिस कंपनी के स्टैट ऑडिटर हो, क्या वहां पर आप कंपाइलेशन एंगेजमेंट, कंपाइलेशन ऑफ अकाउंट्स कर सकते हो? सर कॉमन सेंस है, नो, वो आप नहीं कर सकते। नंबर 3, अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई जगह पे ना स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स बनाए हैं जॉब वगैरह पर्पस के लिए। तो आप एक प्रैक्टिसिंग CEO हो, आपने एक MCC खोल रखा है, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कंपनी, तो आप ना भारत सरकार के स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स का भारत सरकार ने आपको काम सौंपा है कि जा जाके चेक करो कैसा हो रहा है, असेसमेंट करो। क्या ये एंगेजमेंट हम कर सकते हैं? इन्होंने बोला हाँ ही कर सकते हैं। ये कोई एश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है, ये MC एंगेजमेंट है, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, तो ये अलाउड है, परमिटेड है, टिक। नंबर 4, मिस्ट्री ऑडिट कर सकते हैं क्या? ये तो आ भी चुका है एग्जाम में, यस हम कर सकते हैं। मिस्ट्री ऑडिट क्या होता है? बेसिकली एक होटल है, होटल चेन है, उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट को बोला कि आप सीक्रेटली विदाउट डिस्क्लोजिंग दैट यू आर द ऑडिटर, आप गेस्ट बन के हमारे अलग अलग होटल्स में जाओ और देखो वहाँ की क्वालिटी ऑफ सर्विस कैसी है, छुप के जाओ, सीक्रेटली जाओ, दैट्स कॉल्ड मिस्ट्री ऑडिट, यस परमिटेड है, ठीक है। एक प्रैक्टिसिंग CA ये काम कर सकता है। नंबर 5, अगेन इसमें एक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। आप किसी बड़े कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो, तो वो कंपनी अपने वेबसाइट पे तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आपका नाम और बायोडाटा डालेगी, बोला वो अलाउड है, लेकिन वहाँ पे आपकी फर्म का नाम नहीं होना चाहिए और आपके प्रोफेशनल अटेनमेंट्स का एडवर्टाइजमेंट नहीं होना चाहिए, तो ये यहाँ पे बताया गया है। नंबर 6, क्या आप किसी कोऑपरेटिव बैंक के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में प्रोफेशनल डायरेक्टर बन सकते हो? यस। क्या आप IFSC सिटी, जो अभी गुजरात अहमदाबाद में गिफ्ट सिटी है, गिफ्ट सिटी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी, क्या आप गिफ्ट सिटी में अपना प्रैक्टिस सेटअप चालू कर सकते हो? यस। क्या वहां पर आप IFSC यूनिट्स को सर्विस दे सकते हो? यस, अलाउड है। नंबर 9, क्या आप अपने विजिटिंग कार्ड पर, लेटर हेड पे, प्रोफेशनल स्टेशनरी में अपना विजन और मिशन स्टेटमेंट लिख सकते हो? बोलता है नहीं, इट साउंड्स लाइक सॉलिसिटिंग वर्क, तो वो मत करो। नंबर 10, जिस बैंक में आप स्टैट ऑडिटर हो, वही बैंक आपको अपने हाई रिस्क बोरोवर्स, NPA, स्पेशल मेंशन अकाउंट्स की मॉनिटरिंग के लिए एजेंसी का काम नहीं दे सकती। मतलब सोचो, आप बैंक के स्टैट ऑडिटर भी हो और बैंक के जो रिस्की बोरोवर्स हैं, आप उनकी मॉनिटरिंग एजेंसी भी का काम भी कर रहे हो, तो ये कंपैटिबल नहीं है, अलाउड नहीं है। नंबर 11, ये इंपॉर्टेंट है, सेम कंपनी में आप इंटरनल ऑडिटर भी हो और प्रोक्योरमेंट ऑफिसर भी हो, ये तो अलाउड ही नहीं है। इंटरनल ऑडिटर शुड नेवर बी इन्वॉल्व इन ऑपरेशंस, अदरवाइज उसकी ऑब्जेक्टिविटी खत्म हो जाएगी। प्रोक्योरमेंट ऑफिसर मतलब परचेज, इंटरनल ऑडिटर का तो काम है कि प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट को चेक करना, बताना कि उसमें करप्शन हुआ है कि नहीं, तो वो खुद ही वो काम कैसे कर सकता है? तो ये तो एकदम ही पॉसिबल नहीं है, सेल्फ रिव्यू थ्रेट। एंड लास्टली नंबर 12, भारत सरकार ने किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को ग्रांट दिया है और भारत सरकार जानना चाहती है उन्होंने ग्रांट का कितना इस्तेमाल किया है नहीं, तो आपको भेजा है चेक करने। यू कैन चार्ज योर फीस based on percentage of the amount utilized by the educational institution for the educational purposes, तो वहाँ परसेंटेज फीस अलाउ कर दिया है कि वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो सर एथिक्स के अमेंडमेंट, इसी के साथ सारे अमेंडमेंट्स यहाँ पर डिस्कशन समाप्त होते हैं। ओके, थैंक यू।